हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू अग्रिम एंड लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। मैं सुनील अभिव्यक्ति दिल्ली मुखर्जी नगर से आप सबका स्वागत करता हूं। एक यूपीएससी इंटरव्यूअर, अभिव्यक्ति सिविल सर्विसेज मैगजीन का संपादक, लेखक, दिल्ली में एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान का डायरेक्टर, अन अकेडमी का एजुकेटर। हाँ, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं द हिंदू। अब अगर आप लोगों ने पेपर 2 देखा होगा तो पेपर 2 देखने के बाद तो मेरी इच्छा ही ये नहीं हुई कि मैं एनालिसिस करूं। और अगर आप लोग भी मतलब अच्छे से, एक शुद्ध हृदय से, निर्मल हृदय से, जिसे हम प्योर हार्ट कहते हैं, अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो 99% पेपर 2 जो आज जीएस का हुआ है, आप ना जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं। और इसी वजह से लगा मतलब मुझे एक बार की लगा कि एक परंपरा है, करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगा कि बच्चे करें तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग चाहते हैं कि मैं मेहनत करूं, आप लोगों के लिए इनोवेशन करूं, वैसे एक टीचर भी चाहता है कि मुझे ना कहना पड़े, कि मतलब मैं प्रूफ कर रहा हूं। एक प्राचीन काल की जो गुरुकुल परंपरा है, उसमें अगर उसका एक अंश भी, मैं नहीं कहता हूं वो लोग महान गुरु थे, लेकिन हम लोग 0.1% ही हैं, बट अगर 0.1 भी हैं तो जैसे वो अपेक्षा करते थे कि उनके शिष्य उनकी योग्यता के बारे में बातें करें, ना कि गुरु ही आए कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये पढ़ा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आज मैं, ट्रस्ट करिए, बोलूंगा नहीं आज। आप लोग, मैं एनालिसिस भी करूंगा अभी जब रात को 10 बजे आऊंगा, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि खुद को लग रहा था कि यार सारा कुछ कराने के बाद अगर बच्चे बोलें, अगर बच्चे बोलते हैं फिर वो थोड़ा प्लीजेंट सा फील होता है। जैसे मुख्य परीक्षा के बच्चे सारे कॉल कर रहे हैं और आपको पता है ठीक ठीक बच्चे मेरे अंडर में मेंस दे रहे हैं, तो वैसे ही आप सब यूट्यूब वालों से कभी मैंने कुछ लिया नहीं, मांगा नहीं। आप लोग अभी नहीं, पेपर को अच्छे से, जहां भी जैसे भी एनालिसिस सुनिए, उसके बाद ठीक है आप लोग थोड़ा मुखर होइए, बोलना सीखिए, क्योंकि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना मुझे बड़ा अटपटा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये बताते हुए कि क्या बोला जाए, कि द हिंदू इस एग्जाम की, और वो भी द हिंदू यानी ये वाला हिंदू जो हम 6 बजे करते हैं, या जो पहले करते थे, ये वाला हिंदू, इस स्टाइल का हिंदू, हिंदू अखबार नहीं। हिंदू अखबार ने, इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने, उस अखबार को घुमा करके आपके लिए जो परोसने वाला तरीका है, उस तरीके जिसे हम कहते हैं IQ IP, इस एग्जाम की जान है। मे बी आज आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। कल आपने समझा था ऐसे के पेपर में, जिसे इंडियन एक्सप्रेस में, जिसे इंडियन एक्सप्रेस में बच्चों भी मैं ग्रुप में डलवाऊंगा, यहां पे मैं भूल गया लगवाना, जिसे इंडियन एक्सप्रेस में कहा गया है कि आज तक की हिस्ट्री का सबसे कठिन पेपर था, जो है क्या बोलते हैं, एसे का। वो एसे का पेपर जो आप लोगों को हलवा लगा और सब बच्चों ने काम लिख लेंगे, उसे इंडियन एक्सप्रेस ने, देखिए कोड दिया हुआ है, कहां गया भाई, ये द हिंदू अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस। ये देखिए आप, इंडियन एक्सप्रेस अखबार अगर थोड़ा बहुत दिख रहा हो, इंडियन एक्सप्रेस, और इसकी टैगलाइन देखिए, टैगलाइन पता नहीं देखेगा नहीं, ये मैं कल स्क्रीन पे लगवा दूंगा, नहीं दिख रहा होगा, लिखा हुआ यूपीएससी सीएससी मेंस एनालिसिस 2020 ऐसे पेपर टफेस्ट, यानी कि, और इन लोगों ने जो प्रूव किया है 120 मार्क्स, कह रहे हैं कि विल बी अ गुड स्कोर, यानी अगर जो 120 नंबर पाएंगे वो अच्छा स्कोर होगा। और आप लोगों ने देखा था कैसे वंचितता के साइकिल से ही निबंध को सेट कर दिया गया था। अब आप सोचिए, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जिन्हें लगता है कि पैसा नहीं है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते,
शपथ लीजिए, आपको आपके गंतव्य तक 1 से 1.5, 2 से 3 साल के अंदर डाल दूंगा। बट आप समर्पित होकर के पढ़ाई करते रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और एक जो गुरु शिष्य परंपरा है उसका निर्वहन करते रहिए। ठीक है, तो यूपीएससी टोटल क्या है, IQIP है, इंटरलिंकिंग क्वालिटी है, जो इंप्रूव कर दिया जाए तो वही इंटरलिंकिंग क्वालिटी प्रोग्राम, यानी कुछ भी पढ़िए, GS 1 2 3 4 5 सबसे जो है कनेक्ट करते हुए चले जाइए। क्यों? क्योंकि आप सबसे कहता हूं, एक बार जन प्रतिनिधित्व अधिनियम वाले क्वेश्चन को छोड़ करके M लक्ष्मीकांत सर की बुक इतनी पॉपुलर है, मैंने भी पढ़ाया, मिलियंस व्यूज हैं, मुझे भी मिले। आप एक बार सर्च करिए मुख्य परीक्षा के कितने क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट मिल रहे हैं, एक बार प्लीज चेक करिए, शायद उत्तर लगभग रेफरेंस भले मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट नहीं मिल रहा, इतनी मोटी किताब। आप NCERT पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन वही छोड़ करके जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो दिया गया 1951, इसके अलावा आप एक क्वेश्चन डायरेक्ट निकाल करके दिखाइए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, ये हिंदू, ये बहुत बड़ी चीज है, इसको हम लोग को बहुत अच्छे से लेके चलना है और अपनी एक स्टोरी बनानी, अपनी एक कहानी बनानी। ठीक है, और ऑप्शनल आप सबका, जिसका जो भी है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी है, हमें इसको क्या करना है, इसको कनेक्ट करते हुए चलना है। तो आज इंडियन एक्सप्रेस में टॉपिक आप देख सकते हैं, जो मेरा आज का सबसे जबरदस्त, द पोस्ट कोविड प्रायोरिटी बजट नीड टू रैंप अप स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। इतना बढ़िया बनाया हूं, इतना क्लास एनालिसिस होगा, मजा आने वाला। और दूसरा भी बहुत अच्छा है इंडियन एक्सप्रेस का, जो वुमेन की सैलरी वाली बात थी, जो कमल हसन सर ने कहा था, उसको ले करके कई पॉइंट्स यहां नेगेटिव उठाए गए हैं। और उसके बाद द हिंदू आपका, ठीक है ना। तो फिर कल हमने देखो पढ़ा था पार्लियामेंट, अब यहां रोना स्टार्ट की पार्लियामेंट खराब है, ये है वो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में कल हमने पढ़ा पार्लियामेंट का है, यहां पढ़ने जाने पार्लियामेंट पे रोना कि पार्लियामेंट क्यों बन रही है। और ये फ्रंट पेज की न्यूज, और उसके बाद ये पीआईबी जो आप पढ़ते हैं, मैं केवल हल्का हिंट करता हूं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, अब जो बच्चे अच्छे से फॉलो कर रहे हैं उनको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। ये यूपीएससी ऑप्शनल इथिक्स ऐसे, ये जो मुझे फॉलो कर रहे हैं इसके लाइव वाले भैया, उनके लिए है ये, ठीक है ना। ऑप्शनल इथिक्स ऐसे यानी 1000, ठीक है। द हिंदू, अब प्रीलिम्स प्लस एनसीईआरटी, यही आपका यूपीएससी है। और मेरे साथ जो आना चाहते हैं मजबूत करें और फटाफट इसके लाइव कोड से कनेक्ट हो जाएं। स्पेशल क्लास जो पूर्णतः फ्री होती है, जैसे यूट्यूब पे आप लोग क्लास लेते हैं, यूट्यूब पर फ्री होती है, वैसे ही अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के साथ, यानी ज्योग्राफी 6 to 12 ओल्ड एनसीईआरटी सीरीज प्लस मैपिंग। देखिए कोर्स का नाम ये है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड मैपिंग सीरीज लेक्चर 1 क्लास 6 मैपिंग। देख लीजिएगा, एनसीईआरटी नहीं, मैपिंग सीरीज, यानी एनसीईआरटी प्लस मैपिंग। और आपको अच्छे से पता, जब मैं हाइब्रिड करता हूं तो उसमें कुछ तगड़ी चीजें आएंगी हाइब्रिड। टोटल प्रीलिम्स, नॉट वन लाइन मेंस के बारे में बात नहीं करूंगा, कंप्लीट प्रीलिम्स 2020 हो 2021 हो, जिसका जो भी स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से। ये बेटा इसको 10 नहीं, इसको 12 कर लीजिएगा, 12 जनवरी से। ये गलत अभी टाइप हो गया। और टाइमिंग है सुबह, ठीक है ना। ये कब से है? 12 जनवरी सुबह 10 बजे से। ये देखिए ये लिखा हुआ है, 4 घंटे का पहला सेशन है, याद रखिएगा, 4 घंटे का। और कंप्लीट प्रीलिम्स क्लास, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स एंड मैप। तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है। फिर इसके बाद हमारा जो भी बच्चे जीएस पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, 12 महीने 1 साल के लिए कनेक्ट होइए, 2 साल के लिए कनेक्ट होइए। एसके लाइव को 10% डिस्काउंट। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, इसमें अनअकैडमी की तरफ से आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती है विद एसके लाइव कोड 10% डिस्काउंट। और यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन 12 महीने 24 महीने, तो आप 1 साल के लिए आइए। हिंदी लिटरेचर अभी पढ़ा रहा हूं, इतिहास भी पढ़ाना है। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ, अ सैलरी टू वुमेन फॉर
डोमेस्टिक वर्क इंस्टीट्यूशनलाइज आइडिया ऑफ मेन एज प्रोवाइडर्स। तो ये टॉपिक अपना स्टार्ट होता है आज का पहला। एक शब्द कट रहा है, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर दूं भाई। ओके अब ठीक है, उधर कट जाएगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपकी क्लास यहां से, और फिर इसके बाद रात को 10 बजे हम लोग मिलेंगे कंप्लीट। ब्राइटनेस से दिख नहीं रहा, 1 मिनट। सही तो यार, हमारे फोन में तो दिख रहा है बेटे। चलो एक बार कोशिश कर लेता, अभी ठीक होगा। ठीक है, क्लियर है। मैं थोड़ा काला हो गया हूँ अब, ये मान के चलिए। एक कोई बच्चा बड़ी देर से मैसेज पे मैसेज किए पड़ा है कि सर नोट्स कैसे बनाए। बेटा इसी एक चैनल है हमारा, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, वहां पर कैसे बनाएं द हिंदू के नोट्स एक वीडियो पड़ा हुआ, प्लीज आप उसको देखें तो बेहतर हो जाएगा यहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, अ सैलरी टू वुमेन। यानी यहां पर बच्चों महिलाओं को जो सैलरी देने की बात कमल हसन की पार्टी ने कही, अब वो एक नेशनल चर्चा का विषय हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर ये एडिटोरियल लिखा गया है कि अगर हम महिलाओं को सैलरी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही निबंध 2020 में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से आप देखिएगा कि अगर हम महिलाओं को वेतन देते हैं उनके डोमेस्टिक वर्क यानी घरेलू कार्य के लिए, तो यह क्या करेगा कि जो आदमी होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं उनको प्रोवाइडर्स के रूप में क्या करेगा, स्थापित करेगा। यानी यहां इन्होंने कहा कि पितृसत्ता को एक संस्थागत आधार मिल जाएगा, यह चीज आपको ध्यान में रखनी। इनका कहने का मतलब है कि अगर पुरुषों के वेतन से महिलाओं को जो डोमेस्टिक वर्क करती हैं एक्स इनकम दी जाती है, तो यह पितृसत्ता की आइडियोलॉजी को एक इंस्टीट्यूशन यानी संस्था का रूप प्रदान करेगा। यानी जो अभी परंपरा है वह एक व्यापक नैतिक और सैद्धांतिक आधार दोनों प्राप्त कर लेगी। नैतिक का मतलब क्यों, क्योंकि भाई आपको सैलरी दी जा रही तो आपको काम करना ही करना है। तो इन्होंने कहा कि फिर मतलब पुरुषों का डोमिनेंट, तो पितृसत्ता आप पढ़ने जा रहे हैं यहां से, ठीक है। अब बेचारे कमल हसन साहब ने कितना अच्छा पॉइंट दिया, लेकिन यहां क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। घरेलू काम के लिए महिलाओं को वेतन पुरुषों को प्रदाता के रूप में संस्थागत, यानी कि अगर वेतन दिया जाता है तो पुरुषों को प्रदाता प्रोवाइडर्स के रूप में संस्थागत बना देगा। बेसिक इनकम एंड पैट्रियार्की, देख लीजिए अब आप, यानी बेसिक इनकम जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको ये लगता है कि बेसिक इनकम जो उनको दिया जाएगा वह क्या करेगा, पैट्रियार्की को और स्थापित करेगा, यही यूपीएससी। और पैट्रियार्की क्या है, सामाजिक विषमता का स्रोत है, और सामाजिक विषमता का मतलब लैंगिक विषमता। कौन सी विषमता, लैंगिक विषमता। और हम लोग इस पर काफी कुछ पढ़ चुके हैं तो स्पीड से चलेंगे। GS1 सोसाइटी बच्चों, अब कल पेपर, आज पेपर 1 हो चुका है। अब जो बच्चे 2021 वाले हैं और जो 2022 वाले हैं वो बच्चे अब यहां से अपने आप को गियर अप कर दें, बाकी अन्य बच्चे तैयारी करते रहें। गियर अप, खासकर 21 वाले एकदम गियर अप कर दें यहां से, और 22 वाले भी। क्या करना है, अब यहां से जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसको नोट्स के रूप में आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो हेडिंग हो गई क्या कि पुरुष महिलाओं को घरेलू कार्य के लिए वेतन एवं पितृसत्ता में अंतर संबंध, ये हो गया आपका टॉपिक।
उपयोगिता क्या हो गई, यानी IQ IP क्या हो गया बेटा, IQ IP हो गया आपका महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन यानी वुमेन एम्पावरमेंट पर, उनके रोल पर सोसाइटी में, ठीक है। फिर इसके बाद एसे में बताने की आवश्यकता नहीं है, एसे की तो पूरी लड़ी है, ठीक है ना, इतना एसे पूछता है जिसकी कोई ठीक है। तो महिलाओं पर बहुत ढेर सारे एसे, अभी आप कोई एसे एक पर्टिकुलर मत लिखिए, पैट्रियार्की का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। अब देखिए ये क्यों एडिटोरियल लिखा गया, तो अब देखिए मक्काल निधि मयाम, ये पार्टी है कमल हसन साहब की जो तमिलनाडु में इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन्होंने अपने पॉलिटिकल घोषणा पत्र में प्रॉमिस किया है, क्या किया है कि वो जो हाउस वर्क होता है, जो गृहिणियों के कार्य करते हैं, उनको अब सैलरी प्रोफेशन के रूप में यह रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी पहचान करेंगे, यानी उनको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर कहा गया है कि हाउस वाइफ्स के कार्य को वेतन के साथ जोड़ दिया जाएगा, हाउस वाइफ के कार्य को। अब हाउस वाइफ के कार्य को वेतन से जोड़ दिया जाए। अब आपने देखा 2012 में पूछा घर की संभाल, देखिए ये एकदम सीधा, घर की संभाल और कामकाज क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही हैं। अब आप देखिएगा इस पेपर के बाद अब ये YouTube पर एक कल्चर स्थापित होगा, आप देख लीजिएगा, ढेर सारे प्रश्नों को मुख्य परीक्षा के कनेक्ट करके कराने का। क्यों? क्योंकि यही रास्ता ही एकमात्र यूपीएससी को पकड़ने का। अब आप देखिएगा इस पेपर के बाद, आज और कल के बाद आपको ये सब मिलने लगेगा। घर की संभाल और कामकाज क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही। तो इधर देखिए, घर की संभाल, न्यायोचित का मतलब होता है कि जो वो काम कर रही हैं उस काम के अनुपात में क्या उनको वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, उनका पारिश्रमिक है या वह अवैतनिक काम कर रही हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं, तो घर की संभाल में नहीं मिल रहा था, तो कमल हसन साहब की पार्टी, इनका नाम याद रखेगा, मक्काल निधि मियाम, इसने क्या किया कि घर की संभाल में यहां पर क्या दिया, देख सकते हैं, न्यायोचित बर्ताव, और न्यायोचित बर्ताव हो गया सैलरी, तो इंटरलिंक हो गया, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, यानी ये पार्टी करती है डायरेक्टली पे करेगी वुमेन, उनको मंथली अमाउंट, यानी उनकी सैलरी में मासिक वेतन आएगा। ये हो गया, यानी कि जिस पर एडिटोरियल लिखा गया और जिस पर लगातार चर्चा चल रही है। अब देखिए, अब एडिटोरियल राइटर ने दूसरी बात उठाई कि भाई चलिए देखते हैं, क्या देखते हैं कि गृह कार्य यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक वर्क है उसके लिए मजदूरी की मांग कब से हुई, डिमांड फॉर वेजेस अगेंस्ट हाउस वर्क। ये सबसे पहली बार कहा गया, रेस किया गया, यानी ये मुद्दा उठाया गया थर्ड नेशनल वुमेन लिबरेशन कॉन्फ्रेंस। अब इसको हिंदी में ही याद रखना पड़ेगा, थर्ड नेशनल वुमेन लिबरेशन कॉन्फ्रेंस में। जो बच्चे हिंदी मीडियम, तो बच्चों यहां कुछ नहीं करना होता, थर्ड का मतलब ऐसे लिखना होता, थर्ड, नेशनल का मतलब, कई बच्चे दुखी हो जाते हैं इसलिए ये उनके लिए, मैक्सिमम तो बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नेशनल वुमेन लिबरेशन कॉन्फ्रेंस इन मैनचेस्टर इंग्लैंड। तो सबसे पहले यह मुद्दा इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, उठा था, और जिसका उद्देश्य था महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, यानी उनको गृह कार्य का पैसा मिले और उन्हें सम्मान के साथ जीने में मदद करना। यानी कोई भी व्यक्ति अगर बिना वेतन के काम करता है तो वह फिर सम्मान के साथ कहां जी रहा है, और वह आर्थिक रूप से सशक्त भी नहीं, चूंकि वह अपने जो कमाने वाले हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है, या करती है। एक चीज, आई होप पॉइंट आप याद करें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको क्या करती है, ये जो फर्स्ट रेस, ये आपको क्या करती है, जब आप किसी प्रश्न को जब आपसे यूपीएससी कोई प्रश्न पूछता है ना, तो प्रश्न ऐसे तो आता नहीं कि डायरेक्ट आपने जो पढ़ा हुआ होगा वहीं से आ जाएगा, जी नहीं, वो थोड़ा सा आपसे वहीं पर क्या करता है, सेंस आपका निकलवा लेता है। तो ऐसे में जब आप बृहत्तर नॉलेज लिए रहते हैं, यानी कि ग्रेटर नॉलेज, ग्रेटर डिस्कशन, यहां पर ग्रेटर का मतलब होता है बड़े स्तर पर, तो आप हर एक प्रश्न को क्या करते हैं, तुरंत उसको ओपन करना, बंद करना आप सीख लेते हैं। यही यूपीएससी की डिमांड है, कल और आज के पेपर से प्रूफ हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन,
अब देखिएगा भारत में भी, ये तो हो गया इंग्लैंड में, भारत में एक एसोसिएशन बना है, बड़ा बढ़िया, हम लोग को भी नहीं पता था, नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन बना। इसने कोशिश की कि महिलाओं के काम को जिस प्रकार से जो ट्रेड होता है या जो इंडस्ट्री में होता है, यानी ट्रेड और उद्योग, व्यापार और उद्योग के लिए जिस प्रकार से संगठन बनते हैं ना, ट्रेड यूनियन, ठीक है, बिजनेसेस के यूनियन, तो महिलाओं का एक संगठन है नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन। ये चाहता था, ठीक है ना, कि 2000 मतलब ये चाहता था कि उनको भी एक ट्रेड यूनियन के रूप में मान्यता मिले। बहुत अच्छा मुद्दा है ये, आप नोट करिए। क्या अन्य श्रम संगठनों की तरह, क्या अन्य श्रम संगठनों की तरह गृह कार्य या घरेलू काम कर रही महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठन नेशनल हाउसवाइफ एसोसिएशन को एक ट्रेडर्स मतलब एक संगठन का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए? यह पॉइंट बड़ा मजेदार, इंटरव्यू वगैरह हम बोल देंगे, मस्त आनंद आ जाएगा परीक्षक को, ठीक है। तो 2010 में इन्होंने मांग करी कि भाई हमें भी एक ट्रेड का दर्जा दिया जाए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो हम क्या कर पाएंगे? अगर ये संगठन हो जाएगा तो अपनी मांगे रख सकता है, दबाव समूह के रूप में काम कर सकता है। इसको रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि जो घर का कार्य हाउसवाइफ है इज नॉट अ ट्रेड और एन इंडस्ट्री, ना तो वो ट्रेड है और ना ही इंडस्ट्री है, यानी कि व्यापार और उद्योग नहीं, इसलिए हम उसको संगठन का दर्जा नहीं दे सकते। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब आप देखिए दूसरी चीज सीखे। अब देखते हैं, अब उन्होंने समस्या को उठा दिया कि भाई समस्या क्या है। तो जो हाउसवर्क होता है वह सेक्रीफाइस की डिमांड करता है, यानी त्याग। किस चीज का त्याग? 24/7 और 365 डेज, बिल्कुल, ये तो गजब का। और ये देखिए कॉमन महिलाओं के बारे में विचार करना है, जो 90% महिलाएं, 10% नहीं, वो तो मान लीजिए ठीक है। तो वो क्या करता है? 24/7 और 365 डेज के सेक्रीफाइस यानी त्याग की उम्मीद करता है। ये आप देखिए, ये सब पॉइंट आप जब निबंध वगैरह में लिखते हैं तो एकदम पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, आप बातें कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, और इतना काम करने के बाद भी एडिटोरियल राइटर ने कहा कि महिलाओं की समस्या, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? घरेलू कामकाज क्या न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही हैं? आपने पहले बता दिया घरेलू कामकाज के आंकड़े। ये क्या है? घरेलू कामकाज के आंकड़े। ये हो गया आपका। नोट्स वहीं बनाना, मैं फिर बता दूं, जहां पर मैं इंटरलिंक करता हूं केवल वही पॉइंट नोट्स के रूप में। कभी कभी मैं बोलना भूल जाता हूं, रिदम रहता है तो निकल, जहां पर भी मैं इंटरलिंक करूं वही पॉइंट आपको नोट्स के रूप में लिखना होता, बाकी कुछ मत लिखा करिए, ठीक है। अब देखिए घरेलू कामकाज क्या न्यायोचित बर्ताव। तो अब देख सकते हैं इतना काम अपने आप आपने लिख दिया तो पता लग गया कि न्यायोचित बर्ताव नहीं है। इतने के बाद भी वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्रुएल्टी यानी कि घरेलू हिंसा और क्रुएल्टी यानी क्रूरता का सामना करना पड़ता है, नंबर 1। एंड सेकंड, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होती हैं ऑन देयर हस्बैंड्स, यानी वो अपने पतियों पर निर्भर होती हैं, उनकी इनकम पर निर्भर होती हैं। तो ये है। अब देखिए ईमानदारी से बताइए, हम लोगों ने यही टॉपिक 2-3 दिन पहले भी किया था, लेकिन क्या इतना सटीक घर की संभाल क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही हैं? तो इस ये जो लिखा हुआ है और अभी और जो आने वाला, इससे बढ़िया कंटेंट तो पीछे तक किसी दिन नहीं आया था, नहीं आया था ना। यानी इससे अच्छा कंटेंट कि न्यायोचित बर्ताव अगर प्राप्त नहीं कर रही तो आप कैसे प्रूव करेंगे उसका, इससे अच्छा कंटेंट अभी तक नहीं आया था। यह है हिंदू की ताकत, यह है इंडियन एक्सप्रेस की ताकत, यह है उसके एनालिसिस की ताकत, कि बूंद बूंद साल 1.5 साल हमें भरना है और देखिए यूपीएससी आपके हाथ में आएगी। तो ये हो गया। अब देखिए कुछ और कहा गया। ये तो हो गया कि ऐसे कह दिया गया, डाटा के द्वारा भी तो बताना पड़ेगा, नहीं तो भाई प्रूफ कैसे होगा। तो ये बता दिया गया कि भैया न्यायोचित बर्ताव नहीं प्राप्त करें, काम ज्यादा कर रहे हैं, उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस भी है, क्रूएल्टी भी है। क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। आइए अब डाटा से देखते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन डाटा 2019 NSSO का डाटा है ये।
इसमें क्या कहा गया कि 1/5 मेन एंड बॉयज एंगेज इन अनपेड वर्क, यानी अगर 5 में से केवल एक आदमी या लड़का अगर काम करते हैं तो उनको वेतन नहीं मिल रहा है। 5 में से केवल एक। और अब आप देखिए 5 में से 4 महिलाएं ऐसी हैं जो अनपेड वर्क में काम कर रही हैं, यानी कि वो काम कर रहे हैं, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। डाटा से भी प्रूव हो गया। अब बताइए, घर की संभाल और कामकाज, तो घर की संभाल, क्या महिलाएं न्यायोचित बर्ताव प्राप्त कर रही हैं? ये पूरा कंटेंट नोट करिए और रट लीजिए, अगली बार वही प्रश्न घूम के किसी और रूप में आ जाएगा। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद देखिए, जो एवरेज इंडियन होते हैं हम लोग, माने मेल, एवरेज इंडियन जो मेल हैं स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं 1.5 आवर्स पर डे इन अनपेड डोमेस्टिक वर्क, यानी जो हम लोग हैं मेल हैं जो वो 1.5% टोटल टाइम में से 24 घंटा का टाइम है उसका 1.5% वो अनपेड, यानी ऐसा काम करते हैं जैसे सब्जी लाए या कुछ और कर दिया, उतना केवल अवैतनिक काम करते हैं, अनपेड वर्क करते हैं। और 5 आवर्स, जबकि महिलाएं प्रतिदिन 5 घंटे ऐसा काम करती हैं जिसकी उन्हें कोई कीमत, मतलब ठीक है ना, उन्हें उसकी कोई कीमत नहीं मिलती। अब आप देख सकते हैं 5 घंटा केवल डोमेस्टिक वर्क की। और इसी में अगर टाइम यूज सर्वे आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, टाइम यूज सर्वे अगर लगा दीजिए तो क्या लगा दीजिए, टाइम यूज सर्वे, जो आपको पूरा कराया गया, पीआईबी पे आया था, या आप गूगल करेंगे तो हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो पूरी स्क्रीन है वह आपके लिए मदद कर रही है, किस चीज के लिए? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए हिंदू कैसे बनता है। मैं 1 मिनट, ये रुक जाएगा बच्चों, ये जो मैंने बताया घरेलू कामकाज और ये क्या पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बताना। एक नेवी का ऑफिसर है मेरा बच्चा, मुझे पता भी नहीं था, अब उनका अभी मैसेज आया, 1 मिनट पढ़िएगा। ये जो मैंने बताया उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाए, चूंकि अभी मैंने देखा एक मैसेज कम से कम 50 बार था, तो जो बच्चे कहते हैं नोट्स कैसे बनाना है, जहां पर भी मैं इंटरलिंक करूं, ये केवल ये नहीं है, ये पेपर सीधे यूपीएससी में आपसे पूछेगा। ये मेरा बच्चा है, इसने लिखा हुआ, मुझे नाम भी नहीं पता, आर्मी का है प्रेजेंटली, मतलब उन्होंने मैसेज लिखा है, प्रेजेंटली सर्विंग इन इंडियन नेवी सर, जय हिंद सर, माई सेल्फ पवन यादव, ज्वाइनिंग अन अकेडमी विद योर कोड। मेंस 2020 का क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा फील हो रहा कि क्वेश्चन आपने सेट किया, यानी कि मैंने सेट किया है। मैं बहुत लकी हूं जो आप जैसा गुरु के चरणों में आया, थैंक यू सो मच। ये मुझे, अच्छा आपका नाम पता लगा, प्रेजेंटली सर्विंग इन इंडियन नेवी। तो अब देखिए इसका मतलब क्या, जो बच्चे जॉब में, देखिए हमें सीखना है उस बच्चे से, उसने मेरे बारे में क्या कहा उसको हटाइए, गोली मारिए। मैंने पहले कहा कि उसका कोई मतलब नहीं, मैं अपने आप को हमेशा जीरो मानता हूं, तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं। लेकिन आप दूसरी चीज देखिए कि जो जॉब में बच्चे, वो ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी वहीं से उठा रहा है। भाई यूपीएससी उठाएगा कहां से? सुबह से शाम जब भी अपना टाइम होता है, हम इंडिया के 2 सबसे बेस्ट अखबार को कवर करते हैं, इंडिया के 2 सबसे बेस्ट अखबार को, तो चीजें जाएंगी कहां से? आप विचार करिए। तो ये हो गया। तो नोट्स का मतलब है बच्चों इसी प्रकार से, जिस प्रकार से सारे बच्चे चीजों को, यानी ये चीज आपके काम का है, बाकी चीज काम का नहीं। ठीक है, आंकड़े आपके पास आ गए। अब इसके बाद देखिए, अब यहां से पैट्रियार्की, यानी समस्या है, एडिटोरियल राइटर महिला हैं और समस्या बता दी, एक समस्या बहुत बड़ी है कि जितना काम करती हैं वेतन नहीं मिल रहा कुछ। लेकिन फिर कहती हैं कि अगर कमल हसन वाले पॉइंट से हम एग्री कर लें और पुरुषों की जेब से एक इनकम उन्हें दी गई, यानी यहां पर ये नहीं कह रही है कि अगर कोई एक अलग सिस्टम निकाला जाए कि जहां पर सरकार उनको घर का काम करने के लिए पैसे दे, तब तो ठीक, लेकिन अगर पुरुषों की इनकम से पैसा गया तब समस्या है। ये नहीं है कि ये अगेंस्ट है कि नहीं देना, दो, लेकिन अलग सिस्टम। पता चला कि उनके पतियों के पैसे से अगर वहां गया, तब तो पति आएगा बढ़िया, तब पकौड़े खिला, नमकीन खिला, ऐसा होता ना।
क्यों? क्योंकि तब अगर पैट्रियार्की है, अगर पैट्रियार्की एग्जिस्ट करती है तो पैट्रियार्की कैसे करेगी? ऐसे ही करेगी। पैट्रियार्की क्या एक मेंटेलिटी, माने महिला सो रही है और पैट्रियार्की है, ए चल उठ, आदमी ऐसा, यार यही तो हो रहा ना, डोमेस्टिक बैलेंस आपने पढ़ा। चल हम पैसा दे रहे हैं, चल खाना बना, हमारा बॉस भी तो हमसे ऐसे काम कराता है, यहां पे मैं तेरा बॉस हूं। यानी जो बॉस है, जो पैट्रियार्की थोड़ी छुपी हुई है, आदत में है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिली, वो पैट्रियार्की जो ऑफिस का बॉस है, उस बॉस के रूप में हमारे अंदर एंट्री कर जाएगी। तो एक तो पैट्रियार्की, ऊपर से पति, और ऊपर से बॉस। जरा समझिएगा, तीन। पहले केवल एक पैट्रियार्की से लड़ा जा रहा था, पति से लड़ा जा रहा था, अब एक तरफ पैट्रियार्की, एक तरफ पति, और एक तरफ बॉस। क्योंकि जैसे बॉस इनकी बैंड बजाता है वहां पर, ऑब्वियस है हर बॉस बजाता है टास्क करो टास्क करो, तो ऐसे फिर ये भी टास्क करो टास्क करो। पता चला कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे हुए हैं वो तो ऐसे होते हैं कि अगर मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट आ गया, पैट्रियार्की उन पर इतना हावी होती है, धूल मिट्टी उट्टी हाथ से चेक करेंगे, ऐसे से चेक करेंगे, मिट्टी कैसे आ गई है, और उस पर भी। तो इनका पॉइंट बहुत अच्छा है, दिस इज द एकदम क्लासी पॉइंट, इसलिए यहां मैंने इतने एग्जाम्पल इधर उधर कर दिए। ये बहुत अच्छी बात, हम लोग बहुत अच्छी चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इससे क्या हो जाएगा, यानी इनका कहना समस्या क्या है, वही हो गया। देखिए इन्होंने लिखा परफॉर्मेंस प्रेशर ऑन वुमेन, महिलाओं पर परफॉर्मेंस का दबाव होगा। जैसे बॉस दबाव डालता है, हम लोग जो एम्प्लॉइज होते हैं, तो वैसे ही फिर ये लोग भी दबाव डालेंगे, ठीक है ना? और फिर उसके बाद अब देखिए, डोमेस्टिक लेबर फ्रॉम वाइफ पोजेस अ सीरियस रिस्क ऑफ फॉर्मलाइजिंग द पैट्रियार्कल इंडियन फैमिली। यानी कि अगर ऐसा होता है तो जो पैट्रियार्की हमारी जो है, वह क्या कर जाएगी, हमारे घर में सदैव के लिए एस्टेब्लिश हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी। इसलिए इन्होंने इसका विरोध किया। फिर इसके बाद अब उन्होंने अपनी बात को प्रूफ किया। बहुत अच्छी चीज देखिए, उन्होंने अपनी बात को ऐसे नहीं छोड़ा, नहीं कि नहीं भाई ऐसा हो जाएगा कि परफॉर्मेंस का प्रेशर रहेगा एंड सो ऑन सो ऑन। अब वो प्रूफ कर रही हैं कि इसके पहले जो रिफॉर्म लाए गए थे, उसने महिलाओं को कितना इंपावर किया, जो कि ज्यादा लॉजिकल थे इससे ज्यादा। पहला देखिए, उन्होंने कहा डिस्पाइट लीगल प्रोविजन, यानी कानूनी प्रावधान होने के बावजूद इक्वल इनहेरिटेंस राइट नॉट फॉलोड, समान विरासत के अधिकारों का पालन नहीं किया गया। वही है, लड़कियों को क्या भैया, तो लड़कियों को संपत्ति का अधिकार नहीं मिला, जहां मिला है वहां परिवार से संबंध खत्म हो गया। वाई? अगर हम अपनी बेटियों को दें, वो उनकी बेटियों को दे, वो उनकी दे, ऐसे चलता रहे, फिर दिक्कत क्या है? सबको जब मिलने लगेगा तो सबको मिलेगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना? अब इन्होंने एक प्रश्न किया कि एक तो ये इन्होंने तर्क दिया कि भाई देख रहे हो, पहले से भी आप लाए, कुछ नहीं मिल रहा। शुड डाउरी बी कन्वर्टेड टू पॉलिसी सो दैट वुमेन गेट सम पार्ट फ्रॉम द पेरेंटल प्रॉपर्टी? तो इन्होंने कहा कि जब ये नहीं मिलता है तो क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि जो डाउरी है, दहेज है, दहेज को क्या करना चाहिए, यानी कि उसको हम एक लीगल रूप प्रदान कर दें, और जब दहेज लीगल हो जाएगा तो प्रॉपर्टी का अधिकार अपने आप देना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो हमें चाहिए। तो ये मतलब एक क्वेश्चन उठा रही हैं कि अगर हम डाउरी हम ये देना चाहते हैं तो हम ये कर दें, ये कहां का औचित्य है? मतलब इन्होंने व्यंग किया, अगर हम ये देना चाहते हैं तो हम डाउरी को लीगलाइज कर दें, ये कहां से औचित्यपरक है? उन्होंने कहा यह एक नीति शॉर्टकट है, दिस इज अ पॉलिसी शॉर्टकट, यानी जो तो इलेक्शन का है ही है, नॉट अ सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज समस्या पैट्रियार्की में, बट मोर इफेक्टिव देन सैलरी फॉर हाउसवर्क, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इन्होंने इसका कंपेयर कर दिया कि अगर आप सबको संपत्ति में अधिकार देना चाहते हैं तो डाउरी को आप करिए, इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। ये जो कमल हासन कह रहे हैं उससे ज्यादा फ्रूटफुल है, बट ये भी क्या है, इन्होंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया, ये कोई गेम चेंजर नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, ये केवल एक शॉर्टकट है, और शॉर्टकट के फार्मूले से दीर्घकालिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अदर देन सैलरी फॉर वुमेन व्हाट डू बी नीड, उन्होंने अपने ऊपर लेके कहा
कि सैलरी से अलग हमें किस चीज की जरूरत है, यानी महिलाओं को। अब आप पढ़ने जा रहे हैं वुमेन इंपावरमेंट के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाइए। मैं एक जरा डायग्राम से आपको बताना चाहता हूं। मैं निबंध जब पढ़ाता हूं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब वुमेन एम्पावरमेंट पे, यानी किस पर, वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये इसको मैं एक अलग ढंग से बताता हूं। जैसे लिखा स्ट्रेंथन अवेयरनेस, यानी जागरूकता को फैलाना। तो अब आप देखते होंगे जैसे जागरूकता का मतलब क्या, जैसे मैं इसको बताता हूं, जैसे मनोवैज्ञानिक उन्नति, मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल इनका जो अपग्रेडेशन है वो होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक उन्नति। ये क्यों महत्वपूर्ण? मतलब और सारे पॉइंट होते ही, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, वो सब तो एकदम है, लेकिन ये सारे पॉइंट मुझे लगता है कि शायद आप भी फर्स्ट टाइम मुझे से सुनेंगे, ये सारे पॉइंट हम भूल जाते हैं। मनोवैज्ञानिक उन्नति का मतलब पैट्रियार्की एक मानसिकता है जो पुरुषों में है। तो ऐसे में उस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए, उसको कैसे समझा जाए। लड़ने का मतलब युद्ध नहीं करना। कैसे पैट्रियार्की के प्रभाव को कम किया जाए, क्योंकि महिलाएं मान लेती हैं कि हां हम द्वितीयक हैं। एलिसन जैगर, नारीवादी चिंतक, उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाएं इसलिए सेकेंडरी हैं क्योंकि महिलाएं मान लेती हैं कि वह द्वितीयक हैं। यानी उन्होंने पुरुष की अधीनता को स्वीकार कर लिया है। पुरुष की अधीनता का मतलब डॉक्टर की पत्नी बिना पढ़े लिखे, मतलब अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं डॉक्टर की पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होती, यानी कि बिना एमबीबीएस की डिग्री लिए, अगर वो एमबीबीएस है तब तो अच्छी बात है, डॉक्टराइन। मास्टर की पत्नी बिना पढ़े मास्टराइन। पंडित की बिना ज्ञान पंडित वाला पंडिताइन। समझ रहे ना? ये जो आइन प्रत्यय लगा करके, ये जो वर्गीय सुख, राजा की पत्नी रानी, समझ रहे हैं आप? तो सिंपल, यानी कि महिलाओं ने क्या किया, जो उच्च वर्गीय महिलाएं थी, ज्ञान से संबंध था जिनका, उन्होंने वर्गीय सुख के आगे सरेंडर कर दिया। यानी पुरुष राजा है, रानी का कोई रोल नहीं, राजमहल के अंदर ही है, लेकिन तब भी वर्ग, यानी अब वो महिलाओं में तो सर्वोच्च तो हो ही गई, सर्वोच्च हो गई ना। तो राजा पूरे देश का और रानी राजमहल की, तो वर्गीय सुख उनको मिला और उसको उन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो एलिसन जैगर ने कहा कि महिलाएं द्वितीयक इसलिए नहीं है कि वह द्वितीयक हैं, वह इसलिए द्वितीयक हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को द्वितीयक के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये मेरा तर्क है। उस मेंटेलिटी को कैसे तोड़े जो कहती है कि हमारे जीवन में पुरुष सूर्य की तरह हैं क्योंकि उनका प्रकाश उनका अपना है। हमारे जीवन में पुरुष सूर्य की तरह है क्योंकि उनका प्रकाश उनका अपना। हम महिलाएं उन उपग्रहों की बात ही हैं जब और यदि सूर्य रूपी पुरुष का प्रकाश हम तक पहुंचे। ये दिस इज द मेंटेलिटी। इसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक उन्नति, ठीक है ना? तो उनको मन के स्तर पर, और फिर मनोवैज्ञानिक उन्नति के सहयोगी होते हैं। अब आप इनको कैसे, तो अब ये सहयोगी एनजीओस जो वुमेन इंपावरमेंट पे काम कर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गठन, छोटा छोटा ये लोग काम कर सकें, उसमें आया हुआ पॉलिटी में भी बताऊंगा, ठीक है ना? फिर इसके बाद जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं, जो राजनेता नहीं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का मतलब कि जो मतलब कि राजनीति और इन सब विषयों पर लोगों को जागरूक करते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है ना, इन सब को। फिर इसके बाद मनोवैज्ञानिक कार्यशालाओं यानी कि साइकोलॉजिकल वर्कशॉप का आयोजन करके, मनोवैज्ञानिक वर्कशॉप का आयोजन करके, ये पॉइंट नोट कर लिया, यानी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर वर्कशॉप कहां होगी? कितना आसान है, सरकारें सोचती नहीं। कॉपी में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, आपके आंसर इतना नंबर मिलेगा ना, आप सोच नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक वर्कशॉप क्यों नहीं हो सकती? हर पंचायत के पास, हर एक ग्राम सभा के पास एक कम्युनिटी हॉल होता है, पक्का होता है। नहीं है तो प्राइमरी स्कूल जिंदाबाद। इसी बहाने घर में रहने वाली महिलाओं का बाहर निकलना तो संभव होगा ना, एक दिन ही सही, महीने में, 3 महीने में एक दिन सही। किसको बुलाना? जो स्थानीय स्तर पर अच्छे काम करें, डीएम साहब, एसडीएम साहब और ये सब लोग। कितना आसान है ये कर पाना, बहुत आसान, ठीक है? नहीं तो क्या होगा? इंडियन एक्सप्रेस ने क्या लिखा है, आज का अखबार प्लीज चेक करिएगा, ग्रुप में अभी सेंड करवा रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है
निबंध का पेपर अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर है। कितने बच्चे मेरे सहमत हैं? अभी तक का सबसे टफेस्ट है, अभी तक का सबसे इजी है। प्रूवन है 3.5 घंटे की क्लास में अभी तक का सबसे इजी है कि नहीं, ये बताइए मुझे। और उस अखबार में लिखा हुआ 120 अंक, तो इसका मतलब है नई पीढ़ी है, आप बियॉन्ड सोचिए। इंडियन एक्सप्रेस ने जो कह दिया, जो हिंदू ने, हम उतना ही नहीं है, हम उसके आगे भी चल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान करिएगा, मनोवैज्ञानिक उन्नति ये, यानी ये अवेयरनेस का मतलब ये मैंने दिया आपको, इसको चार्ट में आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद एक और पॉइंट, वो पॉइंट होता है कि अवेयरनेस में इनको ये ना बताया जाए, भाई क्या बताएंगे, पुरुष पितृसत्ता ये है, लड़ो तुम, ये तो मतलब ही नहीं, ये तो समाधान ही। जब तक पुरुष और महिला, यानी पुरुष जब तक मतलब ये साथ नहीं आएंगे, तब तक कहां से ये मतलब इसका असर खत्म होगा। फिर एक होता है स्व उन्नति की रेखा, स्व उन्नति, सेल्फ रिलायंट से बोलते हैं स्व उन्नति की रूपरेखा। स्व उन्नति की रूपरेखा का मतलब जैसे लिज्जत पापड़, ठीक है ना, आप देखिए सहकारी आधार पर स्टार्ट हुआ था और कितनी महिलाओं को कनेक्ट किया। तो ऐसे ही स्व उन्नति की रूपरेखा के लिज्जत पापड़ मापदंड को, स्केल को पूरे देश में जहां पर जिस चीज का उत्पादन हो रहा था उस पर आधारित इसी प्रकार का होममेड सहकारिता कार्यक्रम को सरकार की तरफ से बढ़ावा। नहीं तो स्टार्टअप करते रह जाएंगे और होगा कुछ नहीं। स्टार्टअप वर्ड सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टार्टअप फॉर होममेड गुड्स, अगर ये लाइन लग जाती ना, तो घर में बनते चिप्स, और आप सबको पता है होममेड चिप्स, होममेड नमकीन सबसे अच्छी लगती हैं खाने में, क्योंकि उसमें घर की मां की खुशबू आती। भले आप मार्केट से खा रहे हैं, कभी आप आजमाइएगा इस चीज को। जो पैकेट वाले हैं, आप नमकीन खाइए, कभी मिर्ची लगने लगती, ये होने लगता है, वो होने लगता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये यहां से। तो स्व उन्नति की रूपरेखा, स्टार्टअप, नोट करिए, स्टार्टअप फॉर होममेड गुड्स, ये स्टार्टअप होना चाहिए। ये देश का स्टार्टअप है। क्यों? क्योंकि आपके देश में 60% लोग गरीब रहते हैं, अकॉर्डिंग टू $1.5 का जो बीपीएल वाली लाइन है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक भी पूछ लिया, कितना बढ़िया हम लोग किए हुए, समझ रहे हैं ना। तो उस चक्र को तोड़ना है, आई होप आप समझ गए हैं। फिर इसके बाद कहा गया दूसरा पॉइंट क्या करना है कि जो भी मौजूदा प्रावधान है महिला सशक्तिकरण, यानी जो भी लॉ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका बेहतर ढंग से इंप्लीमेंटेशन करना। ठीक है ना। और जैसे जो विरासत, इनहेरिटेंस राइट हैं लड़कियों के, डॉटर्स के, उनको देना। इसके अलावा जो बेसिक सर्विसेज होती हैं वो देना, शिक्षा स्वास्थ्य तक इनकी पहुंच बनाना, फ्री लीगल एड इनको देना, यानी इनको कोई भी सहायता चाहिए विधिक वो मिलना। फिर इसके बाद जो भी वायलेंस और डाइवोर्स संबंधी मामले हैं उनके संदर्भ में महिलाओं को प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। फिर कहा गया व्हाट शुड बी आवर एम फॉर वुमेन, हमारा लक्ष्य। अब देखिए सब अच्छे पॉइंट हैं। एथिक्स में पूछा था ना, एथिक्स में पूछा था कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे, नवाचारी उपाय बताइए। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन महिलाओं को दो, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन, यानी गुणवत्तापरक शिक्षा। फिर क्या कर रहा है कि जो कार्य होते हैं, यानी कि जहां पर भी उनको उनकी रोजगार क्षमता है जहां पर, वहां तक उनको पहुंचने दिया जाए, उन्हें हतोत्साहित ना किया जाए। अभी आप आंकड़ा पढ़ेंगे, कोविड में नवंबर में जिन पुरुषों का रोजगार छूटा था उन पुरुषों ने अपना रोजगार रिटेन कर लिया, लेकिन जिन महिलाओं का रोजगार छूटा था उन्होंने अभी तक रिटेन नहीं किया। इसका मतलब एम्प्लॉयर्स ने पुरुषों पर भरोसा जताया, महिलाओं पर भरोसा नहीं जताया, क्योंकि समझ गए। तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो वर्क प्लेस होते हैं, यानी कार्यस्थल होते हैं, वो उसे जेंडर सेंसिटिव और हरासमेंट फ्री बनाना, यानी लैंगिक संवेदी और किसी भी प्रकार से उत्पीड़न से फ्री बनाना। इसके अलावा एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज विद फैमिलीज, विद इन फैमिलीज, यानी कि परिवारों के अंतर्गत अभिवृत्ति और व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। ये सब कैसे होगा? विज्ञापन से और इन सब चीजों से। ठीक है ना।
वर्किंग इनसाइड और आउटसाइड हाउसेस मस्ट बी अ वुमेन्स चॉइस। फिर उसके बाद क्या करना है कि घर के अंदर और घर के बाहर महिलाएं जो भी काम करना चाहे उसका निर्धारण करता महिलाएं स्वयं होनी चाहिए, पुरुष नहीं, यानी उनकी अपनी स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। अब कमेंट करिएगा। 2020 का निबंध आपके सामने है। पितृसत्ता की व्यवस्था नजर में बहुत कम आती है, इसके बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। मैंने कराया है, आप लोग इस पर सोचेगा, यहीं से कंटेंट लीजिएगा। द पोस्ट कोविड प्रायोरिटी बजट नीड्स टू रैंप अप स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत बहुत बढ़िया, आज का सबसे हिट और वर्ल्ड क्लास। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने की जरूरत। आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन इंटरलिंकिंग खूब होगी तो और मजा आएगा। यानी कि ये कहा गया पोस्ट कोविड प्रायोरिटी, अच्छा टॉपिक है ये। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने की जरूरत है। GS2 आ गया आपका, क्या आ गया भाई, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों आ गए, और ये दोनों स्ट्रांग रहेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो गए, तो ये सीधा सीधा कनेक्ट हो गया, ठीक है ना। आप कुछ प्रश्न पर पहले विचार कर लेते हैं, उस पर बाद में चलेंगे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों की वकालत की। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य, देख सकते हैं आप यूपीएससी क्या खेल खेलता है, 2016 का प्रश्न है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज एडवोकेट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द realms ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु आपके क्या सुझाव? व्हाट आर योर सजेशंस टू इंप्रूव देयर स्टेटस एंड परफॉर्मेंसेस 2016? ये आपके सामने। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, उनकी स्थिति और कार्य निष्पादन। आइए देखिए उनकी स्थिति क्या, आप बताइए। तो स्थिति यानी कि शिक्षा को लेकर के इंडिया क्या इन्वेस्टमेंट करता है, हेल्थ को लेकर के क्या गजब का डाटा पढ़ने जा रहे हैं आप। मतलब डाटा, मतलब डाटा ज्यादा नहीं, जैसे कूल है, जितना चाहिए बस उतना ही है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या सजेशन देंगे कि स्थिति को मजबूत किया जाए, पूरा सजेशन आप पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर डाटा एंड उसका सजेशन। और प्रश्न चाहे अमर्त्य सेन कहें और चाहे मिस्टर ABCD कोई कहे या कोई ना कहे, यूपीएससी ही अपनी बात कह दे, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य, लिखना आपको यही है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। आपका ये टॉपिक पूरा नोट्स बनाना है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि अच्छा कंटेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी ये यूनिट यहां से मैं लपेट के खत्म कर रहा हूं, ये यूनिट, ये वाली अच्छा खासा कंटेंट यहां पर आपका कनेक्ट हो रहा है। अब देखिए निबंध आया, जो अमर्त्य सेन कह रहे थे, यूपीएससी वालों को लगा 2019 में चलो पूछ लेते हैं, और 2019 में ये जो अमर्त्य सेन सर ने कहा प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य, उन्होंने कहा भैया हम पूछेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। नेग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया रीजंस फॉर इट्स बैकवर्डनेस। अब आप देखिए, अब यहां से आप देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन के कारण है। अब आप देखिए यहां से, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए सोशल सेक्टर डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, सॉरी दोनों क्वेश्चन हो गया ना, दोनों क्वेश्चन। अब पकड़िएगा क्या कह रहा, भारत के पिछड़ेपन के कारण है, भारत के पिछड़े। और देखिए पहली चीज क्या, इंटरलिंक करिए बेटा, इंटरलिंक करिए, ऐसे सूचना पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाए, इंटरलिंक करिए, भारत के पिछड़ेपन के कारण। अब भारत के पिछड़ेपन, अब आप यहां से आइए, ये देखिए सामाजिक क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण है, क्यों? पिछड़ापन, तो ये पिछड़ापन है, ठीक है ना। अगर आप इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए तो आप पिछड़े हैं, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2019 का है, फिर आते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत 2019, ठीक है। अब जिस दिन क्वेश्चन सीधे टक्कर मारते उस दिन क्वेश्चन लगाता हूं, जिस दिन नहीं होते उस दिन कम लगाता हूं, आप सबको पता है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखेगा रोज रोज, क्योंकि टॉपिक का नेचर अलग होता। अब देखिए क्या गया, डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ इंडिया स्टिल गोज विद द लोवेस्ट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास
के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, इन सब पर निम्नतम चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे। फिर से, यानी मानव विकास के निम्नतम संकेतक हैं। तो बचिया, मानव विकास का निम्नतम संकेतक का मूल आधार क्या होगा, जरा बताइए मुझे। इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों से सब जुड़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य ही तो मानव विकास के निम्नतम संकेतक के परिचायक हैं कि नहीं है। अब कह रहा है, आपको समझ में आ गया है कि नहीं है? अब हैं तो कह रहा है कि उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए, वो मुद्दे बताइए कि भैया कहां हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में, और शिक्षा स्वास्थ्य में ऐसा है तो फिर संतुलित और समावेशी विकास हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं वो मुद्दे कौन है। वो मुद्दे वही हैं जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करो। जो निबंध में पूछा प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा की उपेक्षा पिछड़ेपन का कारण है, तो मत करो, यानी प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य। आप देखिए कितना बढ़िया से तीनों क्वेश्चन में ये आ गया। अब अटैक मार देते हैं। सबसे पहले उठाया गया कि भाई सामाजिक क्षेत्र का विकास महत्वपूर्ण क्यों। बहुत अच्छा पॉइंट बच्चों, पूरा आपको लिखना, सामाजिक क्षेत्र का विकास क्यों महत्वपूर्ण। ऑब्वियस है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना चाहते हैं, गोल नंबर 3 क्या है? गोल नंबर 3 हेल्थ एंड वेलबींग है कि नहीं? क्या है? हेल्थ एंड वेलबींग, स्वस्थ और बेहतर जीवन। तो पहला कहा गया इसलिए जरूरी है, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश क्यों महत्वपूर्ण? शिक्षा और स्वास्थ्य में देख रहे हो, कल का ऐसे याद करिए जो आया था सामाजिक न्याय वाला, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय। तो आर्थिक समृद्धि मतलब जीडीपी, सामाजिक न्याय का मतलब जीडीपी का शिक्षा स्वास्थ्य पर जो खर्च है। वो भी निबंध आप पढ़ने जा रहे हैं जो कल आया है। क्या पूछा था? आर्थिक समृद्धि तभी अच्छी कही जाएगी जब सामाजिक न्याय होगा। फिर लिखा था कि बगैर सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि कभी अच्छी नहीं होती। तो यानी आर्थिक समृद्धि यानी जीडीपी, और सामाजिक न्याय का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य, पोषण, ये सब आप पढ़ने जा रहे हैं कि जीडीपी का कितना हिस्सा हम खर्चा कर रहे हैं, कम खर्चा कर रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ढेर सारी बातें आप। तो आप देखिए कल का भी निबंध इंटरलिंक हो गया, जिसको इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर है, प्लीज एक बार चेक करिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। टू रियलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी बाय 2030, टू बिल्ड अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी फास्टर। अगर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत तेजी के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, देख सकते हैं। अब आप सोचिए, आप लोगों को बच्चों कितना सोचना है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे सोचना है, जरा सोचिएगा। वो बच्चा बिल्कुल समझ रहा है मैं किन बच्चों को बता, बस निकालना है, सरकारी स्कूल वाले हम लोग। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका मतलब क्या है, जरा विचार करिए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मीन्स हो गया कि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सभी तक नहीं पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? एक बहुत बड़ा तबका गरीब रहेगा, अकुशल रहेगा, और यह गरीब रहेगा, अकुशल रहेगा, तो सरकार को योजना लगानी पड़ेगी। चलो चलो कमेंट करो आप लोग, मैं क्या कहने जा रहा हूं, बोलिए 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 आप लोग। तो अब सरकार को जीडीपी का 1 पैसा यहां पर खर्चा करना पड़ेगा, इनकी योजना परियोजना, इनको बेचारों को मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे किसी भी प्रकार से इनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दो। तो जो पैसा फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खत्म होना था वो इनके कल्याण पर जाके लगेगा, और कल्याण का मतलब केवल पेट भरेगा पीडीएस में और इन सब में। फिर क्या हो जाएगा? यहां की गरीबी और हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। अब अगर यहां की गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है, तो अब आप विचार करिए उसका कारक कौन है? उसका कारक है, तो अब आप सोचिए, यानी हेल्थ एंड एजुकेशन पर कम स्पेंड किया जाना, और जो स्पेंड किया जा रहा है उसका भी बेहतर आउटकम ना निकलना। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बिल्ड करना है तो हेल्थ एंड एजुकेशन पर क्यों पैसा खर्चा करने की जरूरत है? क्यों? वंचितता के साइकिल से तोड़ना है।
एक गरीब है फिर वो अंततः गरीब है, इसलिए प्रारंभ से उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल यह मिलेगा तो गरीब नहीं रहेगा, तो डेप्रीविएशन का साइकिल टूटेगा। और जैसे ही डेप्रीविएशन का साइकिल टूटेगा, ना जाने कितने लाभ फट पड़ेंगे, जैसे पटाखा फट जाता है। क्या क्या फटेगा? जैसे नहीं ऊपर फटता वो रंगीन वाला, एक तो लाल निकलता है, एक तो पीला निकलता है, ऐसे ऐसे निकलता है ना, तो जब ऐसे फटेगा तो लाल वाला नहीं निकलेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य मिल जाएगा। पीला वाला नहीं निकलेगा, समावेशी विकास आ जाएगा। फिर हरा वाला निकलेगा तो वितरण न्याय स्थापित हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हो जाएगा। आई होप आप समझ गए। तो आप ये आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। ट्रिलियन इकोनॉमी भी डिपेंड करती है शिक्षा और स्वास्थ्य पर। ये आपका एनालिसिस कौशल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिएगा, फिर इसके बाद एडिटोरियल राइटर ने कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ है, इंडिया की जो प्रोग्रेस है ना, वो बिजली पर, सड़क पर, पानी पर बहुत अच्छी है, यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम अच्छा कर रहे हैं। प्रश्न उठाया गया, बट इज एसेंशियल टू इन्वेस्ट इन द सोशल सेक्टर। बट सोशल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? इट इज एसेंशियल टू इन्वेस्ट इन द सोशल सेक्टर, यानी सामाजिक क्षेत्र में। कहां पर? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण में। और फिर इन्होंने देखिए पकड़ लिया, बजट आ गया। बेटा कल का निबंध याद करिए, कल का निबंध। अभी तो आज जो हमने पढ़ा वो तो पढ़ा ही पढ़ा। कल का निबंध क्या पढ़ा? आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय में संबंध है, तो यानी जीडीपी, इंक्रीज एलोकेशन इन हेल्थ एंड एजुकेशन। क्या करना है? क्या करना है? इंक्रीज एलोकेशन इन हेल्थ एंड एजुकेशन। आपको क्या करना पड़ेगा? बजट आने वाला है 21-22। तो अब देखिए हम लोग मूल्यांकन कर पाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो बच्चे मेरे साथ बजट करेंगे, तो क्या आनंद आएगा हम लोगों को मूल्यांकन करने में? आएगा कि नहीं आएगा? इवेल्युएट करने में कि जरूरत है। हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा दिया गया, तो हम लोग कहेंगे पिछली बार से कितना आया, ज्यादा आया कि नहीं आया। तब बजट पढ़ने में मजा आएगा, एनालिसिस करेंगे आप खुद। इंक्रीज एलोकेशंस इन हेल्थ एंड एजुकेशन। आई होप आप समझ गए हैं। फिर आते हैं, नो कंट्री हैज प्रोग्रेस विदाउट इन्वेस्टिंग इन द सोशल। ये देखिए आ गया, नो कंट्री हैज प्रोग्रेस। सामाजिक क्षेत्र में निवेश के बिना किसी भी देश ने प्रगति नहीं की है। इसका मतलब है कि पहले अपने लोगों को स्किल्ड करो, जापान की तरह। अपने लोगों को स्किल्ड करो, ली कुआन के हांगकांग की तरह, सिंगापुर की तरह। समझ गए? तो सिंपल सी बात है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने लोगों को परफेक्ट बनाना पड़ेगा। फैक्टर्स दैट अफेक्ट इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी भारत के मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देख रहे हो, सीधा प्रश्न है। मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं उच्च समृद्धि के बावजूद। जरा ये प्रश्न में तब आएगा आपको मजा, तब लगेगा कि यूपीएससी हमारे और आपके कंट्रोल में है। ऐसा कुछ भी नहीं। देश हमारा, हम देश के नागरिक, क्या अमीर क्या गरीब, क्या गांव क्या शहर, क्या सरकारी स्कूल और क्या टॉप क्या आईआईटीएन, लपक लेंगे सारी सीट। आप बस इरादा अपना मजबूत रखिए, ठीक है? ये हो गया। यहां से कहां गया भैया? उच्च समृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक, मानव विकास के निम्नतम संकेतक देखिए आ गया। ठीक है ना? कहां गया? हाँ, निम्नतम संकेतक चल रहे, वहां प्रश्न में था, और अभी वो तो पॉइंट आ रहा है, लेकिन उस निम्नतम संकेतक के कारक क्या हैं ये देखिए, यानी मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक। निम्नतम संकेतक कहां हैं? लो लेवल ऑफ हेल्थ अटेनमेंट्स, यानी हम स्वास्थ्य पर कम ध्यान दे रहे हैं, जीडीपी का कम फोकस कर रहे हैं। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, हमारे यहां शिक्षा का स्तर निम्न है। ठीक है ना? अब देखिए, प्रमाण 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 2020 इंडिया रैंक्स 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम कहां खड़े हैं? 189 देशों में 131 रैंक पर खड़े हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। भारत मानव विकास सूचकांक में कहां खड़ा है आप देख लीजिए। मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अब यहां से क्या आ रहा है?
अब आते हैं वही कि हम आर्थिक समृद्धि का कितना सामाजिक न्याय के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आर्थिक समृद्धि एंड सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस में शिक्षा और स्वास्थ्य सब तक है, ठीक है। तो अब हम वही निबंध समझिए करने जा रहे हैं। अब हम डाटा पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ है कितना हम स्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कंटेंट है, पूरा लिख लीजिएगा, चाहे आपका 5 घंटे लग जाए। एक टॉपिक खत्म कर दे रहा हूं, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन। शेयर ऑफ एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन स्टेगनेंट अराउंड 2.8 to 3% ड्यूरिंग 2014 to 2019 एंड 20। यानी आप देखिए क्या कहा गया है कि 2014-15 से लेकर 19-20 तक जो जीडीपी का परसेंटेज है एजुकेशन में, वह 2.8 से 3% पर स्थिर है, स्टेगनेंट है। एजुकेशन तो स्टेगनेंट है, हम खर्चा ही नहीं कर रहे। जो 14 में था वही 19-20 में चल रहा है, ये देखिए आप। और आप देखिए 6 वर्ष हो गए। अब अगर इन हेल्थ पे, तो इसमें क्या हुआ, इन हेल्थ जो एक्सपेंडिचर है जीडीपी का, इन द मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो स्वास्थ्य पर खर्च है वो इंक्रीज हुआ है। कितना, फ्रॉम 1.2% टू 1.5%। ये बढ़ा है, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव रहा है, यानी कितना बढ़ गया, 0.3 पर बढ़ गया। बट ये लोअर है देन द रिक्वायर्ड 2 to 3% ऑफ जीडीपी, जबकि जीडीपी का हेल्थ पर 2 से 3% होना चाहिए, बट यह उससे कम है। कितना है, 1.5 है। अब आप देख लीजिए, तो हमारे पास कितना बढ़िया आंकड़ा आ गया। निबंध पे आ जाइए, आइए तभी आनंद आएगा। यहां भागना नहीं है, क्लास का टाइम लंबा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, हम यूपीएससी पढ़ रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य और सेवा शिक्षा की उपेक्षा भारत के पिछड़ेपन का कारण। तो हम आपसे बताइए, आप एग्जामिनेशन हॉल में बगैर डेटा के कैसे दिखा पाएंगे, डाटा के कैसे दिखा पाएंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य और सेवा की उपेक्षा कैसे की जा रही है। बगैर उपेक्षा बताए क्या आप इसको प्रूव कर पाएंगे? तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने पढ़ा उपेक्षा। उपेक्षा मतलब स्वास्थ्य पर कितना और शिक्षा पर कितना। अब आप देख लीजिए, ये है यूपीएससी। अदरवाइज डिमांड और सप्लाई में गैप और नंबर मिलना बंद, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर कहा गया कि अगर हम हेल्थ और एजुकेशन को देखें तो इसकी तुलना में जो अन्य सर्विसेज हैं, लाइक स्पोर्ट्स है, जैसे स्पोर्ट है, आर्ट एंड कल्चर है, फैमिली वेलफेयर यानी पारिवारिक कल्याण स्कीम वगैरह, वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन है, लेबर है या लेबर वेलफेयर है, श्रम और श्रम कल्याण, उसमें जीडीपी का खर्च बढ़ा है। अब आप देखिए यहां पर आप बढ़ा रहे, कितना पेचीदा पॉइंट है, एडिटोरियल राइटर ने नहीं कहा। अब मैं आपके साथ इसको थोड़ा इंटरलिंक कर रहा हूं, यानी हम इस पर ना बढ़ा के इधर क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पे, आर्ट एंड कल्चर पे, फैमिली वेलफेयर पे, वाटर सप्लाई पे। ये भी अच्छी चीज है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर हम हेल्थ और एजुकेशन बेहतर कर दें तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, जो एक कैपिटल के रूप में आ जाएगा, मानव पूंजी निर्माण के रूप में आ जाएगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इन सब चीजों को और मजबूत करेगा, इनोवेट करेगा, कुछ और लेके आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन की क्या भूमिका है। अब देखिएगा, यहां कहा गया है कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसका इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है। किस लिए? कि जो अभी का पैंडेमिक है और जो फ्यूचर में पैंडेमिक्स आएंगे, यानी महामारी जो आज की है कोविड और जो आगे आने वाली है, उसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, तो ऐसे में हमारा गोल क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल, सब तक पहुंचने वाला, अफोर्डेबल यानी सबकी क्षमता में, एंड क्वालिटी हेल्थ कवरेज टू ऑल, सब तक गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचना चाहिए। तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग के टारगेट को प्राप्त करके और खुद को गौरवान्वित और राष्ट्र को गर्वान्वित महसूस कराएंगे। फिर हम निबंध लिखेंगे, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए। तो आप लिखेंगे, इस सतत विकास के 17 लक्ष्य हमने प्राप्त कर लीजिए।
और अगर नहीं प्राप्त कर पाए फिर लिख दीजिएगा वे सपने जो भारत को सोने ना दे। यही 17 लक्ष्य जो हम प्राप्त नहीं कर पाए हमें सोने नहीं दे रहे। तो कभी डंडा इधर से कभी डंडा उधर से, कुल मिला के पूरा यूपीएससी क्या है, IQIP नारा बना दीजिए पूरे हिंदुस्तान का, ग्रामीण भारत के मेरे बच्चों का, खासकर सरकारी स्कूल वालों का, कि आप बन सकते हैं। ये पेपर देख करके आपको आइडिया लग गया। टाइम्स ऑफ इंडिया बार बार कह रहा हूं, कह रहा निबंध अभी तक का सबसे टफेस्ट निबंध है। वो किसका इंटरव्यू लेगा? टॉप बच्चों का। और आप कह रहे हैं कि निबंध बहुत इजी था, हम कर लेते। तो इसका मतलब आप चेंज की राह पर चल पड़े। मुझे भुला दीजिए बट अपनी चेंज की राह को पकड़े रहिए। मैं कुछ नहीं हूं, आई एम इतना बड़ा वाला अंडा। मानव जीवन मिट्टी है। महात्मा बुद्ध, गांधी, ये सब अपना रोल, सबका अपना रोल होता है। हम लोग उन्हीं के मिट्टी से क्षुद्र गुण रखने वाले लोग हैं, बहुत कम, माइनस भी नहीं है उन लोगों की, परछाई भी नहीं, हम लोग परछाई का एक छोटा कतरा भी नहीं। लेकिन चूंकि उनको पढ़े हैं, उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, तो उनके ही विचारों के आधार पर कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं, एक इतना बड़ा वाला अंडा के माध्यम से। अंडा इसलिए क्योंकि यहां पर पढ़ाने का मतलब व्यवसायीकरण नहीं है, कुछ परंपराएं उसका हमें अनुपालन करना पड़ता है। यहां एक ही उद्देश्य है कि हाशिए पर खड़ा बच्चा IAS बनने का स्वप्न देखे और इसी तैयारी से देखेगा कि एक ही पॉइंट 50 जगह डालने की क्षमता, और ये मैं आपके अंदर डेवलप करके रहूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं जो 30 साल 32 साल की जो महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, आप सब जरूर देखिए। भले आपके स्वप्न विलंब हो गए हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए अगली पीढ़ी आपकी, क्योंकि आपको पता होगा कि एक्चुअल में यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी। तो आप अपने बच्चे को जब पढ़ाएंगे, अपनी बेटी को पढ़ाएंगे आप लोग, तो फिर क्या होगा, आपको पता होगा, भटकेगी नहीं तो 4 साल 5 साल के बाद पता लगेगा कि चीजें समझ में नहीं। हालांकि कुछ बच्चे हम लोगों से भी असंतुष्ट होकर भटक जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं 5 पॉइंट क्या है, वो बाद में 6 साल के बाद आता है समझ में। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों से सब बच्चे खुशी रहते हैं, बहुत से बच्चे हमसे भी खपा रहते हैं, मैं तो भाई एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आप जब पढ़े रहेंगे तो आप बता पाएंगे, नहीं सुनील सर की थ्योरी फिट है, पकड़े रहे बेटा, एक दिन सिलेक्शन होना है। नहीं तो क्या होगा, बीच में भांजी मारने वाले आते हैं ना, नेगेटिव आ गया भांजी मारने, उस बच्चे को तो पता ही नहीं कि कहीं से छोड़ा गया शिकारी है जो आया है क्लास को डिस्ट्रैक्ट करने, उसे तो पता ही नहीं। हर जगह होता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ये चीज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो भी क्वालिटी एजुकेशन, हम हिंदू से यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, केवल ऑप्शनल में आप लोगों को दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आइए अदर सोशल सेक्टर, यानी अब अन्य आ गया, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य। देख सकते हैं सामाजिक न्याय वाला, अदर सोशल सेक्टर प्रॉब्लम्स, अन्य सामाजिक क्षेत्र की समस्याएं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आप लोगों को अब ज्यादा फायदा होगा मेरी क्लास में। पूछिए कैसे? क्योंकि आप लोगों ने 1 से 1.5 साल मेरे साथ बिताया, किसी ने 6 महीने, किसी ने 3 महीने, किसी ने 1 साल। आपने मेरे साथ इतना टाइम बिताया, अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हुआ था। कोविड में वो क्या हो गया प्री का पेपर हो गया, धय हल्ला मचा लिया यूट्यूब पर, भैया जनबे करते हैं, बस जोर से खड़े बोल दो करंट फ्लॉप, करंट नहीं आया। तो मैं मुस्कुराता था, मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये एग्जाम ना करंट है ना बेसिक है। ये करंट ये है कि आपके इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पे आप कितना बढ़िया रिएक्शन तैयार करते हैं अपने मन मस्तिष्क में, उस रिएक्शन को कैसे विभिन्न एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं, और जब आपके मन मस्तिष्क में ये चीजें तैयार हो जाए तो आप उसे कैसे, जब यूपीएससी आपसे पूछे, आप उसे कैसे लिखेंगे। लिखना इसलिए कह रहा हूं बच्चा, प्रीलिम्स में 50 क्वेश्चन में आपका प्री हो जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा लिखने पर ही आ रही। ठीक है, एक बार प्रीलिम्स निकल भी गया, मुख्य परीक्षा तैयार नहीं करोगे क्या? सोचिए आप खुश बोलेंगे प्रीलिम्स हो गया, लेकिन मतलब नहीं उसका। ठीक है, तो ये हो गया अन्य सामाजिक क्षेत्र, यानी अंडर न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण। आपको पता नहीं, अरे सॉरी, आपको पता ही पता। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां राउंड हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं। 35% ऑफ आवर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स 14% इंडियन आबादी क्या है, कुपोषित। यही वो स्वप्न जो हमें सोने नहीं दे रहे हैं। वितरण न्याय के बिना आर्थिक प्रगति अवश्य हिंसा को जन्म देगी, बिल्कुल देगी भैया। ठीक है, दूसरा क्या है, ओबेसिटी,
ये मोटापा यार गांव शहर दोनों में है। इसका मतलब कि ये जो कुपोषण है वो इसके साथ भी संबंध है भाई। अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो ओबेसिटी, ये गांव और शहर दोनों जगह बढ़ रही। ठीक है, फिर इसके बाद एडिटोरियल राइटर ने कहा ऐसे में सुपोषण मतलब अच्छा पोषण चाहिए, तो जो न्यूट्रिशन है उसके जो निर्धारक है, यानी न्यूट्रिशन कहां से मिलता है, कृषि से मिलता है, तो कृषि अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल चीजों पर फोकस होना चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, इंक्लूडिंग मैटरनल एंड चाइल्ड प्रैक्टिसेस, फिर सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा बीमा उमा, न्यूट्रिशन एजुकेशन कि न्यूट्रिशन को कैसे लिया जाए, स्वच्छता और स्वच्छ पानी। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें होनी चाहिए। मुख्य समाधान क्या है, तो मानव विकास को, क्वालिटी एजुकेशन इज की फॉर रेजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। देख लीजिए, मानव विकास के निम्न संकेतक चल रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए क्वालिटी एजुकेशन इज की फॉर रेजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप यहां से चलिए, पैंडेमिक हैज इनहेंस्ड इनइक्वालिटीज इन एजुकेशन एंड हैज रिवील्ड द वाइडनिंग डिजिटल गैप। मतलब बच्चा, मानव विकास को बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लेकिन यहां कहा गया पहले पॉइंट में कोविड में, और यही प्रश्न सोसाइटी वाले में आया ना, आखिरी प्रश्न, डिजिटल एजुकेशन कोविड के टाइम पे। अब आप देखिए यहां क्या कहा गया, यह कहा गया कि कोविड के काल में शिक्षा में असमानता देखी गई, विशेषकर डिजिटल गैप यानी डिजिटल डिवाइड। एक जनसंख्या ऐसी है जो डिजिटली साक्षर है, नंबर 1, और दूसरी डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर्ड है, यानी उसके पास क्या है, मतलब डिजिटल संसाधन है और वो साक्षर भी है। और दूसरी तरफ डिजिटल डिवाइड वाले जो बेचारे हैं, ठीक है, डिजिटल साक्षर भी नहीं है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं। ऐसे में सरकार अगर सुविधा देती भी है तो उस सुविधा का इस्तेमाल जो ये डिजिटल वाले, जो डिजिटल संपन्न है, इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रा, इन द टर्म्स ऑफ लिटरेसी, इनको कितना फायदा होगा, तो ये वो वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फॉर्म में हो जाएंगे। जो अपने बच्चों को, हम लोगों ने एडिटोरियल पढ़ा ना, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, गेमिंग, लर्निंग एप्स बनाना, और एक ये बच्चा है जो ABCD वहां से अभी सीख रहा है। एक ही उम्र के बच्चे दूसरी तीसरी में क्या पढ़ रहा है और ये क्या पढ़ रहा है, तो क्या समावेशी विकास होगा। इसका मतलब है कि सरकार ने अगर प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो भारत समावेशी विकास को हमेशा तरसेगा, जाति धर्म में लड़ करके दबा के वोटिंग करेगा, सबकी सत्ता आएगी, लेकिन देश वहीं रहेगा, देश के नागरिक वहीं रहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहेगा, मानव संघर्ष, समझ सकते हैं। तो ये हो गया, आप यहां से देख सकते हैं। दूसरा, यहां कहा गया कि बहुत सी कमिटीज, यानी वेरियस कमिटीज, किसी एक का नाम लिखा, वेरियस कमिटीज हैव सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया, दैट एजुकेशन एक्सपेंडिचर टू बी 6% ऑफ जीडीपी, यानी कि एजुकेशन पर जीडीपी का 6% खर्चा करना चाहिए, जैसा विदेशी पश्चिमी राष्ट्र करते हैं। आज भी हम पश्चिमी राष्ट्र का अनुकरण नहीं कर पाए। राजा राम मोहन राय को याद करिए, जीडीपी से मैं राजा राम मोहन राय को इंटरलिंक कर रहा हूं, देखिए 100% इंटरलिंक करने जा रहा हूं। राजा राम मोहन राय वो पश्चिमी व्यवस्था को क्यों पसंद करते थे? राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के या भारतीय नव जागरण के, रिनेशा के अग्रदूत। अब आप इनको यहां लेकर के आइए, इनके बारे में लिखिए, इतिहास में आए, पर्सनालिटी में आए, पूछे जाएंगे। तो बैरियस कमेटी ये क्यों पसंद करते थे पश्चिमी शासन को? इसलिए नहीं कि उनको अच्छा मानते थे। अगर आप इतिहास गहरे स्तर पर पढ़ेंगे, जिनका वैकल्पिक विषय होगा, अगर आप गहरे स्तर पर पढ़ते हैं तो आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में पहली बार राजा राम मोहन राय ने ही संकेत कर दिया था। किसने कर दिया था? राजा राम मोहन राय ने। याद रखिएगा, संकेत था। तो सिंपल सी बात है, ये पाश्चात्य जगत को इसलिए महत्वपूर्ण मानते थे, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के लिए। किसके लिए? पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के लिए, वहां के नॉलेज के लिए, वहां के साइंस के लिए। उन्हें पता था ये लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान वाले हैं, यहां आएंगे, ऐसे स्कूल कॉलेज खोलेंगे, इसीलिए उन्होंने डेविड हेयर और खुद और एक और पर्सनालिटी थी, तीनों लोगों ने मिल करके कॉलेज की स्थापना करी। तो उनको पता था कि ज्ञान और विज्ञान, तो आप लिख सकते हैं राजा राम मोहन राय की रेलिवेंसी पर लिखते हुए
या एजुकेशन और हेल्थ पर जब आप लिख रहे हैं ऐसे, जीएस में तो इतना स्कोप नहीं होता, ऐसे लिख रहे हो आप, लिख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के समर्थक थे, अगर आज होते तो संभवतः जीडीपी पर एजुकेशन का जो स्टेगनेंट चल रहा है उस पर वो कठिन टिप्पणियां करते, और अवश्य करते, चूंकि जब वो अंग्रेजों के काल में नव जागरण के अग्रदूत बन सकते हैं तो वर्तमान में क्यों नहीं बन सकते। अरे पढ़े रहिएगा, कल इथिक्स का पेपर जब एनालिसिस करूंगा ना, वो जो 3 स्टेटमेंट आता है ना, वर्तमान प्रासंगिकता बताइए, सब वहीं उठा उठा के चिपकाऊंगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि आप लोग जबरदस्त, हम लोग चल रहे हैं। एनर्जी मेंटेन रखिए, बस फील करते रहिए, बेस्ट टू बेस्ट, भूख लगे तब भी नहीं, ठीक है। बस लड़ाई बहुत बड़ी है। फिर तीसरा कहा गया जो 15th फाइनेंस कमीशन है, 15वां वित्त आयोग, वो क्या कहता है, हेल्थ एक्सपेंडिचर शुड बी इंक्रीज टू 2.1% ऑफ जीडीपी। उन्होंने भी कहा भैया 15th फाइनेंस कमीशन ने कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इसे आप इंक्रीज कर दीजिए, कितना, जीडीपी का 2.1%। आप सोचिए कितना बढ़िया हम लोग का कंटेंट तैयार हो गया। अब देखिए अब मैं अपनी तरफ से एक समाधान बता रहा हूं प्रश्न के माध्यम से। ये क्या था, की सॉल्यूशंस, ये एडिटोरियल राइटर ने कहा, और मैं समाधान IQIP कर रहा हूं, प्रश्न को ही समाधान बना दे रहा हूं। कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, अपने अपने हृदय में, कि सही हुआ कि नहीं हुआ। यही मैं इसके लाभ के अंदर डेवलप करना चाहता हूं। देखिए क्या, सुभेद्य वर्गों के लिए, सुभेद्य मतलब कि जो वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं उनकी बात हो रही, यानी सुभेद्य यानी जो भी बेचारे वंचित हैं, उनके लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन, उनके बारे में जागरूकता के ना होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित ना होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता। चर्चा कीजिए। परफॉर्मेंस ऑफ वेलफेयर स्कीम दैट आर इंप्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शन इज नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेज ऑफ पॉलिसी प्रोसेस डिस्कस 2019। यानी यहां यह कहा गया कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए हम कोई भी स्कीम लेकर के आते हैं, तो यहां पर हम, अब वहां हम हेल्थ एंड एजुकेशन पर पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पर अगर हम इस शब्द को 2 मिनट के लिए साइलेंट कर दें तो कोई भी योजना है, जैसे अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, ऑब्वियस है हम योजना लेके आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, जैसे हम ऑनलाइन के बारे में अभी शिक्षा में खूब लेकर के, आपसे पूछना चाहता हूं किसके लिए लेके आए, सुभेद्य वर्ग यानी जो बीकर सेक्शन है। तो जब हम शिक्षा के ढेर सारे प्रोग्राम, और या कोविड के पहले भी आपका पीटी में भी आ चुका स्वयं प्लेटफॉर्म, ये सब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने भारतीय इससे 80% जो कॉमन मैन है सरकार की उन योजनाओं से क्या शिक्षित हैं? क्या वो शिक्षित हैं? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में जीडीपी तो बढ़ाइए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य में जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें भी आप क्या करिए, जागरूक करिए उनके परिवारों को। जैसे टीचर पेरेंट मीटिंग होती है तो शहरी स्कूलों में होती है, सरकारी स्कूलों में, सॉरी, निजी स्कूलों में होती है, सरकारी स्कूलों में नहीं होती है। बीकर सेक्शन कहां पड़ता है, सरकारी स्कूलों में। ऐसे में जागरूकता के लिए उनके माता पिता को भिजवाइए, चाहे वो उनको आता हो ना आता हो, उन्हें भिजवाइए। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है जो भी संस्था के को चलाने वाले होते हैं, ठीक है ना। और पॉलिसी जो नीति प्रक्रम है, ठीक, ऑल स्टेजेस ऑफ पॉलिसी, उनको पता ही नहीं होता। नई शिक्षा नीति 2020 आई, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया, पूरे विश्व ने प्रशंसा भी कर दी, हमने भी आपको एनालिसिस करा दिया, लेकिन आप पूछिए जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या उनको इसके बारे में कुछ पता क्या होने वाला है? पंचायतों का रोल क्या होगा? पंचायतें कब तक राजनीतिक तंत्र के रूप में काम करेंगी? क्या पंचायतों की ये जिम्मेदारी, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी सरकार, और ये नहीं कहना चाहिए कि ग्राम प्रधान खराब है। अगर हमारे यानी जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलेशन जारी हो जाता, या वो पंचायती राज मंत्रालय को कहते और पंचायती राज मंत्रालय एक सर्कुलेशन पूरे
एक सर्कुलर बोलते हैं उसे, एक सर्कुलर पूरा जारी हो जाता, जितने भी पंचायती राज सभाएं हैं, लोकल बॉडीज हैं, कि आप सबको अपने क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के बारे में परिचर्चा करनी, इतना करना था। क्या करना है? अपने अपने क्षेत्र में, वो चाहे अनपढ़ है अशिक्षित है, वो किसी को चूज करेंगे, जो उनका स्थानीय प्रिंसिपल होगा, जो उनका स्थानीय प्रोफेसर होगा, उनके गांव का जो सबसे शिक्षित व्यक्ति होगा उसको, और बताते, और सरकार ही बताती कि देखो 10 पॉइंट हम भेज रहे हैं, यही पॉइंट सबको बताना है। तो क्या लोग नई शिक्षा नीति के बारे में और शिक्षा के अर्थ के बारे में नहीं समझते? सरकार क्या चाह रही, भविष्य में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो गांव में बैठा हुआ हरखू क्या सोचता? गांव में बैठा हुआ हरखू, समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति क्या सोचता? अरे यार, उसके मन में आता, भले उसके पास वो मनरेगा का मजदूर, लेकिन मन में आता कि काश यार ये तो बड़ा अच्छा है, सोच रहे हैं अपने मुन्ना मुन्नी को हम भी अब थोड़ा ध्यान करेंगे, उसका ट्यूशन लगवाएंगे, 2 घंटा और काम करेंगे। वो सोचेगा, हरकू सोचेगा, पहले हरकू को सोचवाओ तो। लेकिन कोई मतलब, केवल इलेक्शन हो रहा है हिंदुस्तान में यार, पंचायतों का इलेक्शन नेशनल न्यूज बनी हुई है, और पंचायतें क्या काम करती न्यूज का हिस्सा ही नहीं है। नेशनल न्यूज में पंचायतों का इलेक्शन है, यहां के इलेक्शन में ये पार्टी, वहां के इलेक्शन में वो पार्टी। आप सोचिए देश कहां खड़ा है। देखिए, जो मतलब गरीबों का दर्द है ना, जो समझता होगा वो ऐसे फड़फड़ाएगा और क्या करेगा, मुक्तिबोध की तरह बेचारा फड़फड़ाता रहेगा ऐसे ऐसे कुएं के अंदर, क्या करेगा? वो भी ऐसे फड़फड़ा रहते। ब्रह्म राक्षस बना दिया अपने आप को कि साला हम ब्रह्म राक्षस हैं, बुद्धिजीवी वर्ग ब्रह्म राक्षस है। क्या करे, जनता सुनती नहीं, जनता वहां सुनती है जहां पर। ठीक है, प्रमुख सरकारी पहल क्या है कि गवर्नमेंट, अब उन्होंने जो सरकार ने हाल फिलहाल में पहले किए हैं समावेशन के लिए, उसकी तारीफ करी। उज्ज्वला योजना कुकिंग गैस के लिए बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी सौभाग्य योजना ये भी बहुत अच्छी है। हाउसिंग की जो योजनाएं चल रही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन समावेशी विकास, जनधन वगैरह चल रही हैं, प्रोवाइडिंग लोन्स टू द सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्टार्टअप वगैरह, ये सब बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब मुद्रा योजना और ये। फिर इसके अलावा जो डीबीटी किया जा रहा है वेलफेयर स्कीम में, वो भी बहुत अच्छा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उन्होंने कहा इसे कंटिन्यू करिए, इसे आप जारी रखिए, बट उसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन पर आप फोकस बढ़ा दीजिए। अब आप देखिए कितना वाइड हम लोगों का एनालिसिस हो गया। अब देखिए ये हिंदू में, कल इंडियन एक्सप्रेस में प्रशंसा, अब हिंदू में क्या हो गया, फिर शुरू, बियॉन्ड द सेंट्रल विस्टा वर्डिक्ट की क्वेश्चंस। अब आपको पता लग गया, हिंदू वाले हैं पकड़ लेंगे विस्टा को पकड़ करके। ठीक है, केंद्रीय विस्टा के फैसले से परे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अब ये सिंपल है यार, इन्होंने जो जो प्रश्न उठाए इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने क्वेश्चन उठाए, तो क्योंकि हमारा पक्ष और विपक्ष, कल हमने पक्ष पढ़ा था, परसों विपक्ष पढ़ा था, आज कुछ और विपक्ष पढ़ लेते हैं, एक एनालिसिस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी, इन्होंने बताया, इसमें कुछ नोट्स मत बनाएगा, कोई बच्चा इसमें नोट्स नहीं बनाएगा, बस केवल सुन लेगा, क्योंकि आप कर चुके हैं। नई दिल्ली में सेंट्रल 3 मुख्य प्रश्न अनुत्तरित हैं कि भाई जो प्लानिंग और लैंड एक्विजिशन हुआ है, जो योजना और भूमि अधिग्रहण, इनका कहने का मतलब कि जो भूमि अधिग्रहण हो रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, सरकार ने सब छुपा के रखे हैं, पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं, कोई सूचना नहीं, भूमि अधिग्रहण कहां हो रहा है, किसका हो रहा है, किस प्रकार की भूमि का हो रहा है, उपजाऊ भूमि का हो रहा है, अनुपजाऊ भूमि का हो रहा है, ये इनका कहना है, यानी कोई जवाबदेही नहीं है। फिर इसके बाद जो है, जो भी आप डिजाइनर यानी जो इस सेंट्रल विस्टा को डिजाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्ट, ठीक है ना, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता है। अभी तक आपने एक को चूज किया था, उसको पता नहीं क्यों हटा दिया, किसी को नहीं पता है, दूसरा आपने चूज कर लिया। तो भैया ये जो काम आप कर रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा है, यानी जो टैक्स वैक्स पे करता, आप कुछ बता नहीं रहे हैं, यही इन्होंने मुद्दा उठाया, गोपनीयता का मुद्दा और जवाबदेहिता का मुद्दा। दैट्स इट, वही तीनों क्वेश्चन अब यहां से बड़ा कर दिया गया है, याद रखें। ठीक है ना, कि आपने आर्किटेक्ट को पहले चूज किया, पहले कोई और आर्किटेक्ट था, यानी जो उसका डिजाइनर था सेंट्रल विस्टा, फिर आपने हटा दिया, अब दूसरे को चूज कर लिया। क्यों कर लिया भाई? अब सरकार की मर्जी है ये ऐसे ही है, मतलब मस्ती वाला। सलूशन क्या है, यानी आप ऐसा करिए कि जो भी आप मतलब आर्किटेक्चरल सर्विसेज है, जिसको भी आप चूज कर रहे हैं, कौन बना रहा है, ठीक है ना, तो उसकी एक पब्लिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, यानी कि आप, मतलब सिंपल इनका कहने का मतलब है कि जो भी कर रहे हैं आप पब्लिक डोमेन में बताइए क्या क्या कर रहे हैं, ये यहां पर पूछा जा रहा है।
अभी भूल गए कि मोदी जी स्पष्ट हैं, हम जो मन होगा वही करते हैं, ठीक है ना। इंप्रूविंग पार्टिसिपेटरी प्रोसेस इन सिटी बिल्डिंग इज नीडेड। शहर में आप जो भी निर्माण कार्य कर रहे हैं तो आप भी पार्टिसिपेटरी वही हो गया, यानी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में आप इन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी अपनी निर्धारित करिए, ठीक है ना। वही सारी बातें, बस अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, यानी एक मुद्दा विपक्ष में अकाउंटेबिलिटी कि जो भी किया जा रहा है उसके बारे में सूचना नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए कि उसका पैसा कहां लग रहा है, दैट्स इट। ग्रेडिंग इंडिया काउंटर कोर्सिव स्ट्रेटजी, तो ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है चाइना के लिए, ये सब मत लिखिएगा, ये आपके केवल जानकारी के लिए पढ़ लीजिएगा। यानी सिंपल है, पूर्वी लद्दाख में चीनी चालों का मुकाबला करने में यहां कहा गया कि भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो वही पूर्वी लद्दाख में चाइना की जो पॉलिसी रही, भारत ने उसको काउंटर कैसे किया, थोड़ा जानने लायक है। क्यों? क्योंकि बेटा देखो, कल क्या प्रश्न पूछा, तकनीकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मौन कारक है। अब बताओ इसको यार, इतना इजी क्वेश्चन कि तकनीकी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मौन कारक। इंडियन एक्सप्रेस कहता है बहुत कठिन पेपर था, बाप रे बाप, तब भैया तो सब बेकार है फिर तो, ठीक है ना। IQIPHLM, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। 10 बजे सारे बच्चे रहिएगा, 10 बजे एनालिसिस करूंगा GS 2 का, ठीक है, और इकट्ठा ही कर दूंगा, फिर वो 2 बारी करना मजा नहीं आता। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी, टू बिग पावर्स फाइटिंग। अब इंडिया कहा गया, अमेरिका और चाइना में युद्ध टाइप, मतलब युद्ध का मतलब यानी कूटनीतिक वॉर लगातार चलते रहते हैं, ट्रेड वॉर चलता रहता है। एक दूसरा, पूरा विश्व महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वह वैश्विक ऑर्डर में, ग्लोबल ऑर्डर में अपना एक मजबूत स्थान बनाए। बट उसके बाद कहा गया जो बॉर्डर टेंशन है इंडिया का, तो ये मैप अच्छा बना हो, इसको प्लीज याद रखिएगा। ये सियाचिन ग्लेशियर, ये अक्साई चीन, ये देखिए ये चाइना ने पूरा इसको कंट्रोल किया हुआ है। अब ये देखिए रेड 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 पकड़ लीजिए, रेड रेड एंड रेड, 3 जगह पर विवाद है, गालवन वैली, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग लेक। प्लीज इन तीनों को आप मैप में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका हो गया लद्दाख, तो ये मैप में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। BBC का मैप है तो क्लियर भी है। तो ये जो संघर्ष बताया गया, बड़ा अच्छा पॉइंट बताया गया कि भारत ने बहुत अच्छे से चाइना का मुकाबला किया, मतलब कि चाइना को भारत ने माकूल जवाब दिया। तो भारत जब ये माकूल जवाब दे रहा था तो उसके पास ये ताकत आ कहां से रही, इंडिया कैसे उसको इतना स्ट्रिक्टली जो है काउंटर कर रहा है चाइना को, जबकि अगर हम देखें तो इकोनॉमी, मिलिट्री, हर बेस पे हम कहीं न कहीं उससे काफी पीछे हैं। तो उसके पीछे रीजन देखिए यहां पर आ रहा है कि इंडिया चाइना का जो ट्रेड रिलेशन है, यानी यहां ये कहा जा रहा है चाइना कभी भी भारत के साथ आक्रामक हो ही नहीं सकता, वो स्टैंड ऑफ रखेगा, अलग बात है। बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, क्या है? बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी, जो ट्रेड था इंडिया और चाइना के बीच वो बढ़ गया बहुत ज्यादा। स्टार्टिंग में था $3 बिलियन, अब पहुंच गया है $100 बिलियन इन 2019। अब आप देख सकते हैं, तब तो ऐसे में चाइना वुड बी वाइज नॉट टू एक्सलेट बॉर्डर टेंशन टू फार, यानी चाइना ऐसी कोई गलती नहीं करेगा कि बॉर्डर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारत के साथ व्यापार में संलग्न है, उसको बहुत ज्यादा लाभ है। ऐसे में भारत के लिए आगे का रास्ता वो क्या करे, शक्ति संतुलन वाले गठजोड़ बनाए, जो है अच्छे पड़ोसी बनाए, यानी चाइना के साथ बेहतर रिलेशन बने, और अपनी जो साउथ एशिया पॉलिसी है उसको बेहतर करे, ठीक है। अब इसके बाद आपका खत्म होता है, ठीक है। अच्छा, हाथरस का एक घटना, बदायूं का, नाइट एंड डे, रात और दिन, आपको पता है महिलाओं की सुरक्षा पर फिर आ गया है एक, ठीक है ना, क्या है, रोल ऑफ वुमेन आपका आ गया, फिर वही हो गया पितृसत्ता की व्यवस्था, नजर में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता, आप देख सकते हैं आप पैट्रियार्की का। हाथरस के बाद अब क्या हुआ, बदायूं रेप एंड मर्डर केस, 50-year-old आंगनवाड़ी वर्कर थी, ठीक है ना, उनका रेप किया गया, फिर उनका ब्रूटली उनकी हत्या की गई। और यहां पर एक सीनियर मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की,
ठीक है ना, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की उनका एक स्टेटमेंट आया जिसके ऊपर एडिटोरियल लिखा गया। इनका नाम है चंद्रमुखी देवी। उन्होंने कहा कि इतनी रात में महिलाओं को अकेले नहीं जाना चाहिए, अपने साथ पुरुषों को लेकर के जाना चाहिए। इनका स्टेटमेंट था घटना होने के बाद। तो ये कहीं ना कहीं जो इस प्रकार का स्टेटमेंट था उसको थोड़ा सा लोग जो है अच्छा नहीं मान रहे हैं, ठीक है ना। अब आप याद रखें। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर है, एक आयोग के संविधानीकरण के लिए कौन कौन से चरण आवश्यक हैं, छोड़ दीजिए। क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी इसको छोड़ दीजिए चूंकि ये इसको हम करने नहीं जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। क्या आपके विचार में राष्ट्रीय महिला आयोग को जो संवैधानिकता अगर प्रदान कर दी जाए, यानी कि अभी ये एक क्या है, सांविधिक आयोग, यानी संविधान सॉरी जो है सांविधिक यानी कि संसद की विधि द्वारा निर्मित है। कहा गया कि अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाए तो भारत में लैंगिक न्याय एवं सशक्तिकरण को और अधिक सुनिश्चित करेगा। कारण बताइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर मैंने उठा लिया है इसको। ये कब आया था, 15, ठीक है आप देख लीजिएगा। तो कहने का मेरा मतलब है राष्ट्रीय महिला आयोग अभी क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। अगर इसको क्या कर दिया जाए, इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया जाए तो ऑब्वियस है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनेगा तो अब आपको एज्यूम करना है क्या ये महिलाओं की समस्याओं को समाप्त करेगा। प्लीज, इतनी घटनाएं हो रही हैं, हाथरस, बदायूं और भी बहुत सी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े। तो एक प्रश्न आया था जिस पर आप लोग विचार करेंगे और आप सोचिए यूपीएससी क्या पूछता है, जो नहीं है उसको कहता है और जो है उसको कहता है नहीं है। यानी यहां पर क्या कह रहा है, जो नहीं है उस संरचना का उसको कह रहा उस संरचना में कन्वर्ट कर दो। यानी ये क्या है, संसद की विधि के द्वारा बना राष्ट्रीय महिला, उसको क्या कह रहा है, संवैधानिक बना दिया जाए। तो क्या यह जो महिलाओं के अगेंस्ट ये जो ब्रूलिटी हो रही है, जो क्रुएल्टी है, उसको क्या करेंगे, या वायलेंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, क्या उसको कंट्रोल कर ले जाएगा संवैधानिक? ऑब्वियस है। अब आपके सामने इस प्रश्न को लिखने के लिए अब मैं रास्ता दे रहा हूं, क्योंकि किताबों में तो मिलने वाला नहीं। तो आप खुद बस इस पे सोचना कैसे होता है, जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आप भी। यानी भाई अब आप सोचिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या सोचिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया आपका, फिर इसके बाद आपका कैग हो गया। तो जितने भी संवैधानिक आयोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको आप सोचिए कि ऐसे में अगर ये भी हो जाएगा तो इसके पास भी स्पेस पावर मैंडेट, तो स्वाभाविक है बेहतर वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब काम करता है तो राज्य की मशीनरी इलेक्शन कमीशन के साथ काम करती है कि नहीं करती। वैसे ही जब ये राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ अगर ऐसा हो जाएगा तो ऑब्वियस है जब कोई भी एक्शन होगा तो सारी जो फोर्स है वो उसके लिए जिम्मेदार हो जाएगी, यानी वो आ जाएगी मेन बॉडी में, एक अर्ध न्यायिक निकाय की तरह वो काम करने लगेगा। तो स्वाभाविक है रिजल्ट आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। एक लेकिन पेट्रियर्की हटेगी तभी हटेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बना दीजिए तब भी 2 पॉइंट में आंसर लिखे जाएंगे। आई होप आप समझिएगा, इसी हिसाब से आपको लेकर के चलना। तो अब एडिटोरियल राइटर ने कहा कि ये जो रिमार्क दिया गया है महिला आयोग की तरफ से, बाय द वुमेन फॉर द वुमेन, महिला के लिए महिला के द्वारा, ये स्टेटमेंट जो पीछे दिया गया है, उन्होंने कहा अच्छी बात नहीं है। इक्वल राइट इज मीनिंगलेस इफ वुमेन आर स्टिल स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग आउट व्हेनेवर दे वांट। यदि महिलाओं को अभी भी बाहर जाने से रोका जाए तो बराबरी का अधिकार अर्थहीन है। ठीक है, ऐसे में उन्होंने कहा यह ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की है, पुलिस की है, फैमिली की है कि महिलाओं को सुरक्षा दे। डाटा 2019 की रिपोर्ट किसकी, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। 88 रेप केसेस एवरी डे इन इंडिया, हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डाटा। वुमेन वर्कफोर्स केवल 2019-20 में 10.7%, यानी महिलाएं जो कार्य कर रही हैं केवल 10% है। बाई नवंबर 2020 जो मेन है उन्होंने अपनी जॉब जिनकी छुट्टी थी प्राप्त कर ली, बट वुमेन नहीं। ये किसका आंकड़ा है, सीएमआईई का, जो अर्थव्यवस्था पर आकलन करता है। दोनों स्थितियां बताती है महिलाओं की स्थिति कमजोर है। इसीलिए मैंने वो प्रश्न बना दिया। क्या बना दिया कि क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो सोचिएगा अगली बार क्या पता किस रूप में आ जाए। नहीं भी आता है तो सुझाव में हमें देने में मदद करेगा। क्या करेगा, सुझाव देने में मदद करेगा। इज स्टेइंग इंडोर अ सॉल्यूशन?
अब आप बताइए क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है? 75th इंडिपेंडेंस ईयर आने वाला है, बट महिलाओं की स्वतंत्रता अभी भी संदेह में है, डाउटफुल। अच्छा टॉपिक है, विचार आ गए हमारे पास। अब देखिए फिर आ गया, पितृसत्ता की व्यवस्था की नजर में बहुत कम आने के बावजूद, ठीक है ना, पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, उसका भी एग्जांपल हो गया। ऑन योर मार्क्स गेट हेल्प गो, अपोजिट एडिटोरियल, GS4 इथिक्स और ऐसे में एग्जांपल के लिए छोटा मैंने बनाया है। ये बच्चों क्या है? GRE होता है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। क्या होता है GRE? GRE क्या होता है? ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये क्यों होता है? क्योंकि कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट स्कूल में पढ़ना चाहता है यूएस में और कनाडा में, उसको यह डिग्री लेनी पड़ती है, मतलब यह परीक्षा पास करनी पड़ती। तो यहां पर क्यों बताया जा रहा है? इसमें करप्शन है, बस यही, ठीक है ना। जारी इसमें क्या है? फ्रॉड एंड चीटिंग हो रही है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसमें बड़े मामले आ रहे हैं। एक नेटवर्क है किसका? जो एग्जाम देने वाले हैं, जो घोस्ट राइटर्स हैं, यानी कि जैसे जाना आपको है लेकिन आपको कुछ आता जाता नहीं है, तो यहां पर कौन आएगा? आपकी जगह कोई और एग्जाम लिखेगा, जैसे होता नहीं कि SSC में कोई और आपका बैठ गया। एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व इन द स्कैम, तो ये एक स्कैम चल रहा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखवाया। तो एथिक्स मैंने इसलिए लिखवा दिया कि ये जो GRE का है, तो ये आपका भ्रष्टाचार की चुनौतियां यूनिट 7 में GRE एग्जाम्पल डालिएगा, थोड़ा सा एक बड़ा एग्जाम्पल। तो जो बड़ी पर्सनालिटियां होती हैं, टीचर वगैरह, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनको इस प्रकार के उदाहरण पता होते हैं। तो मैंने इसलिए इसको डलवा दिया कि हम उनके स्टैंडर्ड का लिखें, क्योंकि यूपीएससी की कॉपी आप ये मत सोचिएगा कि कॉमन यूनिवर्सिटी के लोग आके चेक करेंगे। इंडिया के टॉप जो होते होंगे यूपीएससी उन्हें ही हायर करेगा। तो टॉप लोग ये हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये अवश्य पढ़ते हैं। ऐसी घट चुकी है, एजुकेशन से रिलेटेड है तो उनको अवश्य पता होता है। तो आप जब ये एग्जाम्पल देते हैं तो ऐसा नहीं कोई और देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये देंगे तो आदमी मुस्कुरा नहीं देता। जैसे अभी किसी बच्चे ने मेरे बारे में लिखा कि ऐसा लग रहा था कि इस बार का यूपीएससी का पेपर आपने सेट किया है, तो ऑब्वियस मुझे प्लीजेंट सा फील हुआ, मुझे अच्छा सा लगा। तो कहने का मतलब ऐसे सबको अच्छा लगता है अगर आप सत्य, अब वो पढ़े हुए हैं उनको भी पता था, आपने लिख दिया मुस्कुराए, हाँ अच्छा चलो अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने इसको दिया है। तो भ्रष्टाचार की चुनौतियों में जब लिखिएगा तो GRE का एग्जाम्पल जरूर डाल दीजिएगा, बस, ठीक है ना, GRE का एग्जाम्पल। तो ये हो गया आपका यहां से। अब इसके बाद आता है द हिंदू वन लाइनर। तो अब आप समझ सकते हैं, अब फार्मर के साथ किसानों की बातचीत असफल रही है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट बातचीत करेगा। अब आप याद रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अब इसमें बातचीत करेगा किसानों के साथ, और फिर वह निर्णय देगा जहां सरकार अपना पक्ष रखेगी, किसान अपना पक्ष रखेंगे। इसीलिए देखिए डेमोक्रेसी पर कितनी अच्छी बहस हो गई कि लोकतंत्र में तीनों संस्थाओं की कितनी भूमिका है। यानी जब कार्यपालिका के लिए गए एक्शन में जनता, जो मालिक है, उसको तकलीफ है, दोनों में सुलह नहीं हो पा रहा है, तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की जो व्याख्याकार संस्था है न्यायपालिका, उसको शक्ति दी है और सभी का उसके प्रति विश्वास। इसलिए सरकार और किसान दोनों अब उसकी शरण में जा रहे हैं। लोकतंत्र में निबंध वगैरह पर लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल जो है सरकार से कहा है कि भैया जो आर्म्ड फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, यानी जो जंगलों में काम करने वाले जो मतलब ऑफिसर्स हैं, तो उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उनको मार दिए, मतलब उनको अनेकों प्रकार से नुकसान हो रहा है, तो इनको आप बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह दीजिए। तो ऐसा एक एग्जाम्पल आ गया, ठीक है ना। एक स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि आर्मी के जो मतलब जवान है उसमें से आधे क्या है, बहुत तनाव में है, सीवियर स्ट्रेस में है। ये इंपॉर्टेंट, सीवियर स्ट्रेस, और इसीलिए वहां पर सुसाइड और ऐसी अन्य घटनाएं बढ़ रही हैं। तो इस पर अब काम करने की जरूरत है। देखते हैं इस पर आगे कुछ आता है एडिटोरियल वगैरह में, ठीक है। तो ये रहा। फिर फॉरेन पेज पे अब एक और जो है, आप NRI हैं, बिदेन वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पिक किया सुमोना गुहा को। किस लिए? फॉर की रोल ऑन साउथ एशिया एट NSC, ठीक है ना। तो अब आप यहां से देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो
तो अब ये काम करेंगी साउथ एशिया के लिए बिडेन के साथ, ठीक है। तो इतना आप याद रखें बस यहां पर। अब इसके बाद पीआईबी आपका स्टार्ट हो जाता है और 10 बजे सब लोग रेडी रहिएगा। NIEXI ने स्थानीय भारतीय भाषाओं में निःशुल्क डोमेन देने का प्रस्ताव दिया, आप पढ़ लीजिएगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। फिर इसके बाद क्या है अगली देश देखिए, एपीडा और भारतीय दूषण सार्क के पड़ोसी देश को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भूटान के साथ वर्चुअल माध्यम से क्रेता विक्रेता सम्मेलन। तो जब भी फूड प्रोसेसिंग पर लिखें इस प्रकार के एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद एक अधिग्रहण हुआ है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड की शेयरधारिता, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये भी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं। अरे अरे क्यों आ रहा बार बार। और जो बच्चे 5 पॉइंट, अब मेरी पूरी रणनीति आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पेपर इस बात को प्रूव कर रहा है, पेपर इस बात को 100% प्रूव कर रहा है कि जिस तरीके से हम लोग इंटरलिंकिंग करके चल रहे हैं, खबर पढ़ के नहीं, खबर पढ़नी होती तो मैं भी अखबार लगा देता। मैं आप सब बच्चों को संबोधित करना चाहता हूं, तब मैं भी अखबार लगा के शुरू हो जाता। इतना काम होता है, इतना पावर पॉइंट बनता है, इतना दिमाग लगता है। उसके पीछे रीजन यही है कि आप इसी के सहारे यूपीएससी पास कर लें। नहीं तो मुझे क्या है, इतना अच्छा एनालिसिस आप लोग मुझे फ्री हैंड क्लास पसंद करते हैं, अखबार टांग दूं और शुरू हो जाऊं। ये हो गया, अभी अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया। इतना खूबसूरत इसलिए केवल बनाया जा रहा है कि हमें रिजल्ट करना है, कंट्रोल कर लेना, ठीक है ना। कंट्रोल मतलब समझते हैं, कंट्रोल। कब तक ऐसे खेलते रहेंगे, कब तक खेलते रहेंगे। आप सोचिए आपकी पीछे की 3 पीढ़ियां, 60 करोड़ लोग तो एक्चुअल में गरीब हिंदुस्तान में, अकॉर्डिंग टू जो आपका वर्ल्ड बैंक का जो डॉलर वाली पॉवर्टी है, तो उनके 60 करोड़ में से उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे, कहां जाएंगे। आप सोचिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए गरीब आदमी शटर बंद, शीशा बंद हो जाओगे आप लोग भी प्लीज। और उन बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ाइए। आप लोग कहते हैं ना सर मैं एक दिन रिजल्ट हो जाएगा, कितने कमेंट आते हैं, आपसे मिलने आएंगे आपको। भैया हमसे ना मिलिए आप, हमारा नाम मत लीजिए आप, हमको चिंता नहीं है, हम मेहनती आदमी हैं, सरस्वती माता की असीम अनुकंपा है, हम अपना रास्ता निकाल लेंगे। हम शुरू से ही इंडिपेंडेंट टाइप के आदमी रहे, मदद लेना अंदर शामिल नहीं है, समझ रहे ना। पीठ पे कुबड़ था एक, जब पैदा हुआ था बड़ा तक पीठ पे कुबड़ था, ऐसे कुबड़ समझते हो, सब कहते थे कुबड़ है। ऐसा वर्कआउट किया कि बॉडी का सबसे खूबसूरत पार्ट उसी को बना दिया, मसल नाचती है वहां की, बैक की, ऐसे करने के बाद। तो मेहनती आदमी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अगर करना चाहते हैं, और सब कहते हो ना इंटरव्यू में हॉबी, इंटरलिंक कर रहा हूं, हमको कुछ नहीं चाहिए। दूसरी चीज क्या है, हॉबी आपकी। हॉबी, हॉबी कहते हैं ना सर हॉबी क्या रखें, इंटर मेंस लिखोगे हॉबी, फिर सर हॉबी क्या रखें, लिखो सबकी हॉबी। और हॉबी लिखिए बच्चों को पढ़ाना, लिखियो, लिखिए बच्चों को पढ़ाना, ठीक है ना। किन बच्चों को, कमजोर वर्गों को, कमजोर बच्चों को पढ़ाना। कोई वर्ग नहीं, गरीब अमीर नहीं, कमजोर बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाइए अपने अपने एरिया में, आधा घंटा निकल करके हॉबी शरीर में शामिल हो जाएगा। नहीं फिर क्या होगा, बहुत बच्चा सर हेलो सर फॉर्म भर रहे हैं। देखिए मैं व्यंग कर रहा हूं, किसी के ऊपर मैं हंस नहीं रहा हूं, मैं सिस्टम पे हंस रहा हूं। नहीं पता चला जो बच्चे मुझसे पूछे उनको लगे कि सर भैया नहीं आप सबसे नहीं, आप सब श्रद्धेय हैं, मैं क्या बोलूं। वो उसके लिए मैं हमेशा परेशान रहा हूं, हमेशा परेशान रहूंगा जो गरीब बच्चे हैं। और यहाँ कोई दिखावा नहीं, मैं किसी से मांगता नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं किसी से, नेवर एवर नमक रोटी आ जाऊंगा। मांगना तो नियम ही नहीं, शरीर का धर्म नहीं। तो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज आपसे, आप प्लीज। बच्चे क्या कहते हैं, सर फार्म आ गया सर भरने जा रहे हैं, हॉबी बता दीजिए सर। हमने कहा क्या सर ये चीज है, क्या रख ले। अरे आप हॉबी रखिए, मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे पढ़ाना पसंद है। पढ़ाइए ना 1 घंटा रोज, मन खुश होगा, चेहरे के रिंकल्स हट जाएंगे, सुंदरता बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं ना, सुंदरता बढ़ जाएगी, मसल पंप हो जाएंगे। ये भी खुश रहते हैं ना, तब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है जब आप अच्छा काम करते हैं। प्लीज पढ़ाई, हॉबी
अब मेरा कोई बच्चा अगर उसकी भाई पर्सनल हॉबी कोई नहीं है, मान लो वो अच्छा आर्ट करता है, तब उसके अलावा जो भी मेंस लिखेंगे सब लिखिएगा। बच्चों को पढ़ाना, जब भी सर खाली टाइम मिलता है बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है सर, ज्ञान मुझे मिला है उस ज्ञान को बांटना। जैसे बोलोगे ज्ञान को बांटना, इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा, इसका मतलब है ये अपनी सेवा को बांटने जा रहा है या बांटने जा रही है। इंपैक्ट देखिए, पढ़ाएंगे आप, पड़ेगा यूपीएससी इंटरव्यूअर पर, इसलिए अपनी कहानी बनाइए। और जब सत्य बोलेंगे कि सर मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, तो आप हंसेंगे, और नहीं तो पता चला कि मैंने सिखा के भेजा रटा करके कि यही हॉबी बोलना। 2-3 क्वेश्चन आया, पता चला कि नर्वस हो गए, होने लगे। तो जब आप उस हॉबी को जिएंगे तो आप बेस्ट आंसर करेंगे। समझ रहे हैं ना? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट 10 बजे।